स्वागत है आपका नोबेल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शंस के बारे में। इंट्रोडक्शन में बालक ये हम लोग जानेंगे कि ये होती क्या है। तो आप बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एल्काइल और एसाइल ग्रुप in benzene in the presence of कैटलिस्ट। क्या चीज? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में आप बेंजीन रिंग पर एसाइल या एराइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करेंगे, यानी आप बोल सकते ऐड करेंगे। वो बात अलग है कि रिएक्शन ये होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो अभी देखें यहाँ कैटलिस्ट के तौर पर आप किसका किसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरली लुईस एसिड इस्तेमाल की जाती है, और लुईस एसिड आपको पता होगा कि वो लोग होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। और खास बात है ये एनहाइड्रस कंडीशन में इस्तेमाल किए जाएंगे, क्योंकि गलती से भी अगर एक्वस कंडीशन होगा उस केस में जो एक्वस यानी कि वाटर का जो लोन पेयर होगा वो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, जिससे कि सामने वाले पर ये एल्काइलेशन के दौरान एल्काइल यानी कार्बोकेटायन या एसाइल ग्रुप का बनना मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पर एनहाइड्रस इस्तेमाल करेंगे हम लोग। ये हो सकती है या BF3 भी हो सकती हैं, PCl3 भी हो सकती हैं, इसके अलावा H2SO4, H3PO4 या फिर HF भी हो सकती है। याद रखना HF भी आप इस्तेमाल करेंगे कुछ रिएक्शंस के दौरान, आप देखेंगे। इसके अलावा आप FeCl3 का भी नाम ले सकते हैं, ये भी एक लुईस एसिड होती है। SnCl2 ETC आप इस्तेमाल करते हुए देखेंगे बालक। तो होगा क्या, ये देखे ध्यान से। हम लोग बेंजीन की रिंग लेंगे, बेंजीन की रिंग है ये, इसमें देखे ध्यान से, ये बेंजीन की आपकी रिंग है। बेंजीन की रिंग में हर कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन होते हैं। एक हाइड्रोजन हम मान ले रहे हैं कि यहाँ पर रहा होगा, और उसकी जगह एल्काइलेशन यानी कि ये R+ एल्काइल ग्रुप है, RCO, और ये जो प्लस है ये एसाइल ग्रुप है, इसको हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे आज। देखिए यहाँ पर अगर R+ होगा और यहाँ पर ये आप कोई लुईस एसिड लिए होंगे, हम यहाँ पर La लिख दे रहे हैं, यानी कि लुईस एसिड कोई भी ले सकते हैं। हालांकि ये लोग लुईस एसिड है, ये थोड़ी बेहतरीन एसिड है, तो टेंशन नहीं लेना, हमें एसिड इस्तेमाल करनी ही होगी। और ये देखें ये हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे यहाँ से, इसकी जगह R सेट हो जाएंगे, तो ये R बेंजीन के ऊपर आ चुके होंगे। अगर आप गलती से भी इसकी जगह इस्तेमाल करना चाहते हैं एसाइलेशन, तो ये RCO ये प्लस ये इंट्रोड्यूस करना है, तो ये भी लुईस एसिड कोई ना कोई ली जाएगी। और यहाँ पर आप देखेंगे तो बेंजीन के रिंग के ऊपर ये COR आ गए होंगे। बालक ध्यान रखना, जहां पर कार्बोकेटायन यानी कार्बन के ऊपर प्लस बना हो या कहीं से भी अगर बॉन्ड टूट रहे हो, तो वही वाली चीज जाकर सामने वाले के पास जुड़ेगी। यानी कि यहाँ पर कार्बन जाकर ये बेंजीन के रिंग के ऊपर जुड़ेंगे और इधर R+ जाकर जुड़ी होगी, अपना हाइड्रोजन निकल रहा होगा। ये हाइड्रोजन जो है निकल रहा होगा, यानी H+ बनकर निकल रहा होगा। कौन सा वाला हाइड्रोजन? ये बेंजीन रिंग के ऊपर है। तो आप देख रहे होंगे, अगर आप महसूस करेंगे थोड़ी देर, देखें ध्यान से, ये R+ है और ये जो है H+ बनकर निकलता है, वैसे H+ बनकर उड़ेगा। तो H+ बनकर उड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि R+ जा रहा है और H+ को लात मारकर हटा रहा है। तो हम बोल सकते हैं ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्योंकि R+ अपने आप में किसकी तरह काम कर रहा है? ये इलेक्ट्रोफाइल है। ये क्या है भाई लोग? इलेक्ट्रोफाइल वो लोग होते हैं जो इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत करते हैं। यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल है, अपना हाइड्रोजन भी H+ बनकर निकल रहा है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। तो बेंजीन रिंग से इसको हटाने का काम किया होगा, यानी कि ये अटैक किया होगा, 3-5 होने के बाद ये हाइड्रोजन हटी होगी। तो ये भी अपने आप में इलेक्ट्रोफाइल ही है। अभी देखें मैकेनिज्म की बिल्कुल बात नहीं करेंगे, अभी थोड़ी देर बाद हम लोग बात कर लेंगे। तो यहाँ पर बस ये आप ध्यान से देखें कि बेंजीन रिंग है, रिंग पर R+ जुड़ रहा है, यानी एल्काइल ग्रुप जोड़ रहे हैं हम लोग। यहाँ पर भी देखें एसाइल ग्रुप जुड़ा है। इस रिएक्शन को हम लोग बोल सकते हैं कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। हालांकि इसकी भी एप्लीकेशन के दौरान आप देखेंगे कि दूसरे ग्रुप भी जुड़ते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर ध्यान दें आप, एल्काइलेशन मतलब यहाँ पर लिखा गया है ना एल्काइलेटिंग एजेंट,
और ये किन के लिए, इनके लिए कौन से कैटलिस्ट इस्तेमाल करोगे? जैसे R प्लस बना है ना, ये एल्काइल ग्रुप है, बोल रहे हैं ना, ये एल्काइल है और ये एसाइल है। अगर हमें R प्लस चाहिए या RCO पॉजिटिव चाहिए तो उसके लिए हमें एजेंट कौन सा इस्तेमाल करेंगे, कौन से लोग हो सकते हैं? आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर आप ले सकते हैं RX ले सकते हैं, ठीक, क्या लेना है? RX ले सकते हैं। देखें, ये हो गई आपकी R और इसके साथ में हो गई X, और इसको आप चाहते हैं कि नहीं इसको R प्लस में बदलना है तो हमें कोई ना कोई कैटलिस्ट इस्तेमाल करना होगा। तो आप यहां बिल्कुल ले सकते हैं एनहाइड्रस AlCl3। अगर आप चाहे R प्लस चाहते हो तो एल्कोहल से भी बना सकते हो R पॉजिटिव। वो कैसे बनेगी देखो ध्यान से, इसके लिए चाहिए हमें थोड़ी तगड़ी एसिड, H2SO4 चाहिए या H3PO4, ये लोग भी काम कर लेंगे। ये ना मिले तो घबराना नहीं, PF3 भी काम कर जाएगी। देखो ध्यान से, यहाँ पर ये एसिड इस्तेमाल करोगे, अगर ये एसिड होगी तो एल्कोहल को बेस वाला काम करना होगा, यहाँ से OH फेंकेगा एसिड की तरफ और यहाँ पर ये पॉजिटिव पार्ट जनरेट होगा। यहाँ देखें ये लुईस एसिड है एनहाइड्रस ClCl3, कौन से एसिड है? लुईस एसिड। इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से मिलेंगे? ये जो RX होगी, यहाँ से X इस इलेक्ट्रॉन को कहीं ना कहीं अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, और इस पर कौन सा चार्ज पैदा हो रहा? पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही ये एनहाइड्रस ClCl3 सामने आएगी, इसको इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होगी क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में आप कितना इलेक्ट्रॉन देख पा रहे होंगे? 6 रहे होंगे, क्योंकि ये वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन देखना है तो एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट सेल में 3 है, यानी वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। आप यहां से देखें ध्यान से, एल्युमिनियम के पास 3 खुद के इलेक्ट्रॉन हैं और तीनों बर्बाद है क्लोरीन के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं। टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछे जाए कितनी होगी एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में? 3 खुद के और 3 शेयर वाले, टोटल कितने की फीलिंग आ रही है? 6 वाली। क्या इसको स्टेबिलिटी फील हो रही होगी? बिल्कुल नहीं हो रही होगी बालक, क्योंकि ये स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा होगा। उस चक्कर में ये जो वाला बॉन्ड है RX वाला, ये किस मैनर में टूटेगा बालक? ये बिल्कुल हिट्रोलाइसिस होगी। क्या होगी? हिट्रोलाइसिस। और हिट्रोलाइसिस में आप जानते होंगे कि बॉन्ड का जब ब्रेकिंग होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अनसिमेट्रिकल मैनर में होता है। मतलब ये हुआ कि बराबरी का बिल्कुल भी नहीं होगा। जो मीना होगी वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रही होगी यानी खींच रही होगी लीना से। यहाँ पर आपकी एक्स जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पार्सली अट्रैक्ट कर रही होगी। लेकिन जैसा ही ये AlCl3 होगा ये सामने से पूरी तरह से टूटकर X माइनस बनेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे। इन X के इलेक्ट्रॉन्स को AlCl3 लेकर खुद चेंज हो जाएगा AlCl3। देखिए ध्यान से, यहाँ X है ना, यहाँ पे AlCl3 है। हम थोड़े समय के लिए मान ले रहे हैं कि ये Cl रहा होगा तो ये Cl माइनस बनेगी और AlCl3 से मिलजुल कर AlCl4 माइनस में बदल जाएगी बालक लोग। ये बात की बात है, ये अंदर मैकेनिज्म में हम लोग घुसेंगे तो बात करेंगे। वैसे ही जैसे यहाँ पर ROH है, ROH में ये एसिड है, एसिड H+ एसिडिक मीडियम बेस की तरह अल्कोहल को काम करना होगा और ये जो अल्कोहल से OH को खींचेगी और यहाँ से H+ और OH मिलकर जल बनेंगे, लेकिन यहाँ पर R पॉजिटिव मिलेगा। तो R पॉजिटिव क्या है? एक तरह से एल्काइल है ना। एल्काइलेशन के लिए हमें R+ चाहिए और वो कहाँ से मिल सकता है? वो RX से मिल सकती है, ROH से मिल सकती है, लेकिन ये एजेंट चाहिए। ये एजेंट लोग हैं और ये कैटलिस्ट हैं, कैटलिस्ट की तरह काम करेंगे। और ये खास बात देखें, अगर आपके पास अल्कोहल नहीं है तो आप घबराना नहीं है, इसकी जगह आप कोई दूसरा हम लोग जुगाड़ कर लेंगे। RX से भी कर सकते हैं, ROH से भी बना सकते हैं। अगर ये ना मिले तो इसकी जगह हम कोई दूसरी चीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो क्या ये इस्तेमाल कर सकते हो, सोचो और जरा बताओ हमें यहां पर क्या ले सकते हैं आप। स्टार्टिंग है, हाँ है तो ठीक है। हाँ तो एल्कोहल भी हो सकते हैं, इसकी जगह आप ले सकते हो बालक लोग, एल्कीन भी हो सकती है, एल्कीन को भी ले सकते हैं या फिर एल्काइन को भी ले सकते हैं। ये लोग भी अपने आप में एल्काइलेटिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। अभी देखना थोड़ी देर बाद कैसे काम करेंगे ये लोग।
इसकी जगह हम इस्तेमाल करेंगे कैटलिस्ट के तौर पर H2SO4, या फिर ना मिले तो हम लोग ले सकते हैं H3PO4, या फिर आप HF की मदद ले सकते हैं ना, हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसकी भी मदद ले सकते हैं। यहां से भी आपकी बात बन सकती है बालक लोग। तो आप ध्यान रखना, एल्काइलेटिंग एजेंट के तौर पर RX भी हो सकती है, उसके लिए कैटलिस्ट आप इस्तेमाल करेंगे एनहाइड्रस AlCl3। और एल्कोहल को अगर आप एल्काइलेशन के दौरान अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो H2SO4 और फार्मिक ये H2SO4 है, और ये फास्फोरिक एसिड और BF3 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एल्किन और एल्काइन को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए चाहिए आपको H2SO4, H3PO4 और साथ ही साथ HF भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ध्यान रखना, ये एल्काइलेटिंग एजेंट है। अभी रिएक्शंस भर भर के देखेंगे आप। अभी देखें यहाँ पर, अगर आप एसाइलेशन चाहते हैं, एसाइलेशन का मतलब RCO प्लस चाहते हो आप, तो इसके लिए देखें आप कौन कौन से एजेंट ले सकते हैं, कौन कौन से एजेंट ले सकते हैं, और कैटलिस्ट ये सामने होंगे अभी। जैसे देखें आप एसिड ले सकते हैं, एसिड समझते हैं आप, कार्बोक्सिलिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि RCOH OOH ये हो गई। इसके अलावा ईस्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, RCOOR, ये भी आपकी एसाइलेटिंग एजेंट के तौर पर काम करेंगे। एसिड हो गई, एसिड के जो डेरिवेटिव हो गए, डेरिवेटिव में RCOX भी हो सकती है, एसिड हैलाइड को भी इस्तेमाल करेंगे हम लोग, या फिर एसिड एनहाइड्राइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं बालक। ये जो लास्ट में देख रहे हैं ये कौन लिखी गई है, एसिड एनहाइड्राइड ना, ये एस्टर हैं आपके, और ये जो है एसिड की हैलाइड्स है, एसिड हैलाइड्स है, ये क्या है, एसिड एनहाइड्राइड्स है। अच्छा, खास बात है कि इनको अगर आप एसाइलेशन के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे वो वही होती है जो मोस्ट कॉमन होती है, एनहाइड्रस AlCl3। सब में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब देखें भाई लोग, यहाँ पर मैकेनिज्म के बारे में बात बोल रहे हैं, तो देखो मैकेनिज्म कैसे होती है और क्या क्या होता होगा उस रिएक्शन के दौरान। ये गौर से देखो, आपकी हाइड्रोजन, ये बेंजीन है बालक, ये हाइड्रोजन को हम अपनी जो मैकेनिज्म है उसको कायदे से फील लाने के लिए इस हाइड्रोजन को हम अलग लिख दिए हैं। हालांकि होने को हर जगह हाइड्रोजन आपकी होगी, पक्का है वो। अब देखें ध्यान से, किसी को ले लो, एक को ले लो, किसी को ले लो। पहले हम एसाइलेशन को देखना चाहते हैं, जैसे ये R हो गई और ये Cl हो गई, यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3 ले लिए, एनहाइड्रस AlCl3 ले लिए। अब गौर करना, अब आगे की कहानी पूरी महसूस करना। ये देखो RCl है, ये एनहाइड्रस AlCl3 है, ये लुईस एसिड है, और ये जो R और X के बीच में पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव वाले कैरेक्टर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये मीना है और ये लीना है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कहीं ना कहीं इसके इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होंगे, और जिस तरफ अट्रैक्ट होंगे वो अपने आप में नेगेटिव चार्ज बनेगी। पता है ये क्यों हो रहा है? ये हेटेरोलाइसिस बोली जाएगी। ये क्या हो रहा है बालक? यहाँ पर हेटेरोलाइसिस, और हेटेरोलाइसिस में आपको पता है आयंस वाली स्पीसीज बनती हैं, वो कैटायन और एनायंस दोनों बनते हैं। तो आप देख रहे हो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव है, और एल्युमिनियम लुईस एसिड है, इसको इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, तो यहाँ से घटना घटेगी, R पूरी तरह से पॉजिटिव बनेगी, Cl नेगेटिव बनेगी, जैसे ही तुरंत ये अट्रैक्ट हो जाएगी किसकी तरफ? AlCl3 की तरफ, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में मात्र 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये खुद बन जाएगी AlCl3 से हो जाएगा 4, और ये माइनस चार्ज आ गए होंगे। अब ध्यान से देखना, ये क्या है? ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया है, इलेक्ट्रोफाइल है ये, और इलेक्ट्रोफाइल को न्यूक्लियोफाइल बहुत पसंद है। और न्यूक्लियोफाइल मिलेगी कहाँ पर? वो बेंजीन के रिंग के अंदर। आपको पता है कि बेंजीन की रिंग हो गई, या फिर एल्कीन हो गई, या एल्काइंस हो गई, ये बेहतरीन सोर्स होते हैं इलेक्ट्रॉनों के, और ये इलेक्ट्रॉन्स ही चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान से देखें, कोई एक पाई बॉन्ड पोलराइज हो जाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इस इलेक्ट्रोफाइल्स। देखो हम मान के चल रहे हैं कि ये बॉन्ड पोलराइज हो रहा होगा और वो इस मैनर में हो रहा होगा, ऐसा मान ले रहे हैं हम। होने को कोई भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पर क्या बन रहा होगा? पॉजिटिव, और यहाँ पर बन रहा होगा नेगेटिव। इस नेगेटिव पर कौन जुड़ना चाह रहा होगा? ये R+। कौन जुड़ना चाह रहा होगा? R+ जुड़ना चाह रहा होगा। ये कहाँ गया ये R+? ये जाकर इस नेगेटिव पर कायदे से जुड़ जाएगा। कायदे से जुड़ने के बाद की कंडीशन को आप महसूस करें। देखें ध्यान से, ये वैसे वाले बॉन्ड पर कोई दिक्कत नहीं है,
ये भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कौन जुड़ गया होगा, आर, और ये हाइड्रोजन अपना मस्त अपनी जगह। यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जब नेगेटिव बना होगा इलेक्ट्रॉन उधर गए होंगे तो ये प्लस महसूस किया होगा और वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ है। आप देख रहे हो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड जस्ट पॉजिटिव है, तो ये कॉन्जुगेशन वाली कंडीशन है। तो ये पक्का है कि कहीं ना कहीं आपस में रेजोनेंस करेंगे बालक। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब बनाने की मूड हो तो देखो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी कम है क्योंकि वहाँ का इलेक्ट्रॉन आर के पास चला गया, यानी इस साइड में चला गया है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कम है, इसलिए ये पाई बॉन्ड का पोलराइजेशन सामने वाले की तरफ होगा। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होगा, वो नेगेटिव और ये प्लस मिलकर एक बॉन्ड बना लेंगे। तो देखो ध्यान से क्या हुआ होगा, ये इसके बीच में आ गया डबल बॉन्ड्स, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए हैं, मतलब यहाँ पर आ गया होगा पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव पहले वाला है। ये आर अपनी जगह मस्त, ये हाइड्रोजन अपनी जगह मस्त। क्या अभी भी ये रेजोनेंस में है? देखो इसका कॉन्जुगेशन मिलेगा तो ये पक्का आगे भी एक स्टेप का रेजोनेंस होगा, और ये इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं इस बॉन्ड पर पोलराइजेशन करेंगे। यानी कि ये आगे देखें इसका एक स्ट्रक्चर और बन सकता है बालक। देखो ये पाई बॉन्ड पहली जगह है, यहाँ पर जब ये नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होगा तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा और वो बना लेगा एक कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड जैसे ही बनेगा तो यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड्स, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ का गया है यहाँ पे, तो इस पर आया होगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये बने होंगे आर पहले वाले, ये हाइड्रोजन। अब इसको गौर से देखें बालक, ये जो स्ट्रक्चर ये है इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इस वाले के टोटल कितने आर एस नजर आ रही होगी, 3 तो आर एस बोलते हैं इसको ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब देखो इसका हम बनाएंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। तो हाइब्रिड कैसे बनती है बालक, तो सारे जितने भी स्ट्रक्चर मिले हैं उन स्ट्रक्चर को हम कंबाइन कर देंगे और देखेंगे कि क्या क्या चीजें महसूस हो रही हैं। तो आप देखो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, थोड़े समय बाद पॉजिटिव चार्ज नीचे आ गया है, फिर थोड़े समय बाद यहाँ ऊपर चला गया है। तो आप महसूस करो कि ये पॉजिटिव चार्ज इस पोजीशन से, यानी इस पोजीशन की बात कर रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में वो कहीं ना कहीं घूम रहा है बालक। देखो यहाँ है और यहाँ है, तो ये पॉजिटिव चार्ज कहीं ना कहीं इस पूरे यहाँ से यहाँ पोजीशन में अपना मस्त होके टहल रहा है। तो यहाँ पर तुम्हारी आर पहले वाली है और ये एच पहले वाली है। अब ध्यान से देखें ये पॉजिटिव चार्ज है, ये एक तरह से इसको हम लोग बोलते हैं बालक सिग्मा कॉम्प्लेक्स। कौन से कॉम्प्लेक्स कहते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ये पॉजिटिव चार्ज आयंस है और तुम्हें पता है ना इधर नेगेटिव वाली बनी है, तो ये कॉम्प्लेक्स ये हो गए हैं, और बगल में क्योंकि केटायन है और इधर एनायन वाली है AlCl4 नेगेटिव है, ये मस्त रहेंगे। लेकिन आपको एक बात बता रहे हैं बालक, थोड़े ही समय बाद, जैसे कि हम यहाँ की बात कर ले, यहाँ की देखना, यहाँ की बात कर रहे हैं बालक, या आप कहीं की भी बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो ध्यान से, पहले देखो ये कंपाउंड एरोमेटिक था क्योंकि बेंजीन थी। आपको पता है नॉन एरोमेटिक से ज्यादा स्टेबल आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। एरोमेटिक क्यों है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर साइक्लिक है और सारे एटम्स जितने भी रिंग के अंदर हैं वो कॉन्जुगेशन में हैं, और वो साथ ही साथ प्लेनर भी होंगे। और खास बात है लास्ट में जाकर एक रूल होता है जिसको आप बोलते हैं हकल्स रूल, तो हकल्स रूल को भी फॉलो कर रहे हैं, यानी साइक्लिक होना चाहिए, कॉन्जुगेशन पूरे रिंग्स में होना चाहिए, रिंग के अंदर जितने भी एटम्स हो सबके सब sp2 हाइब्रिडाइज हो या sp हाइब्रिडाइज भी हो सकते हैं प्लेनरिटी के लिए। और खास बात 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, तो हकल्स रूल बोलते हैं वहां 4n+2 को आप चाहे तो बोल सकते हो ऑड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। कौन से ऑड पेयर का मतलब, एक पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो या 3 पेयर हो या 5 पेयर हो। अभी बेंजीन में देखेंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स कितना नजर आ रहा होगा आपको, देखो एक पेयर ये नजर आया, ये दूसरा पेयर और ये तीसरा पेयर, तो 3 पेयर पाई इलेक्ट्रॉन्स है, कॉन्जुगेशन पूरे रिंग में है और सभी के सभी जितने रिंग में एटम्स हैं सब sp2 हाइब्रिडाइज है, कॉन्जुगेशन में सारी बात है, तो उसको हम बोल सकते हैं एरोमेटिक है। तो अभी के लिए अब यहाँ पर देखेंगे तो एरोमेटिक नहीं है क्योंकि डबल सिंगल डबल ये पॉजिटिव चार्ज, लेकिन यहाँ पर देखो 2 अल्टरनेट सिंगल आ गए, ये भी सिंगल ये भी सिंगल, तो ये कॉन्जुगेशन में है नहीं, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बिल्कुल है, तो रेजोनेटिंग, लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है, तो इसको उससे कहीं कम स्टेबिलिटी महसूस हो रही होगी, तो ये अपने आप को थोड़ा सा चेंज करेगा। तो ये जो हाइड्रोजन है ना, देखो इधर सामने पर इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये हाइड्रोजन चुपचाप निकल जाता है। क्या बनकर निकलना चाहिए बालक, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जाएगा इस कार्बन को। तो यहाँ पर देखें ध्यान से, ये हाइड्रोजन निकल गया है
H प्लस बनकर जाएगा। जैसे ही H प्लस बनकर गया होगा तो सामने यहाँ पर क्या छोड़ दिया होगा, नेगेटिव छोड़ दिया होगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर ये एक डबल बॉन्ड्स बन जाएगा। तो देखो ये ऐसा कुछ हुआ होगा, तो ये देखें डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पर ये R पहले समझते हैं, अपनी हाइड्रोजन निकल चुकी है, देखें गौर से निकल गई है। वही स्ट्रक्चर हम यहाँ बनाना चाहते हैं, आप देख ले ये रिंग हो गई है। अब जैसे ही वो हाइड्रोजन निकलेगा, जैसे ये हाइड्रोजन, तो यहाँ से जो AlCl4 माइनस है, इसमें से AlCl3 प्लस ये Cl जो माइनस है, क्योंकि यही जो मिलने के बाद AlCl4 मिला बना था, तो ये Cl माइनस जो H प्लस को देखते ही AlCl4 से अलग हो जाती है, वो खटाक से ये H प्लस से मिलती है और बन जाती है HCl, और साथ ही साथ AlCl3 जो कि रिएक्शन के दौरान शुरुआत में यूज हुई थी। इसका काम है बालक, देखो एक तो इलेक्ट्रोफाइल पैदा करना हो गया, दूसरी बात रिएक्शन जैसे ही कंप्लीट हो गई वैसे की वैसे ही है, इसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो हम लोग बोल सकते हैं ये कैटलिस्ट के तौर पर काम कर गई है। तो ये कैटलिस्ट भी है और साथ ही साथ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना, ये दोनों काम इसी का है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ये इसकी मैकेनिज्म के बारे में बात हो गई है। तो याद रखना है कि जो एसिड होगी उसका काम है इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना, और साथ ही साथ लास्ट में कैटलिस्ट की तरह बिहेव तो करेगी ही करेगी। हाँ, इस दौरान देखो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बने हैं, और जो कि सिग्मा कॉम्प्लेक्स अपने आप में एरोमेटिक बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए वहां से हाइड्रोजन H प्लस बनकर निकलेंगे, जिससे कि एरोमेटिसिटी मेंटेन हो जाए बालक। और जैसे ही H प्लस निकला होगा AlCl3 से Cl नेगेटिव जो कि अपना इलेक्ट्रॉन AlCl3 को डोनेट किया था, वो चुपचाप H प्लस को देखते ही निकल पड़ेगा और खट से HCl और साथ ही साथ AlCl3 अपने पुराने अंदाज में आ जाएगी। तो यहाँ से देखें ये एल्काइलेशन वाली केस है। बिल्कुल ऐसे ही अगर RCl की जगह अगर आप RCOCl इस्तेमाल करते, मान लो RCOCl, और यहाँ पर वही एनहाइड्रस AlCl3 लेते, तब भी कहानी वही होती, ये वाली क्लोरीन ऐसे टूटती तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज पहले के हैं, लेकिन ये टूटने के बाद पूरे तरीके से ये पॉजिटिव बन जाता, RCO ये प्लस और ये Cl माइनस, Cl माइनस को लेकर AlCl3 प्लस, ये AlCl3 खुश हो जाती तो बदल जाती AlCl4 माइनस में, और साथ ही साथ ये अपना इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाता। अब इलेक्ट्रोफाइल 3-5 होकर फिर लास्ट में हाइड्रोजन को लात पड़ती, जो कि हाइड्रोजन अपना प्लस बनकर निकलता, उसकी जगह ये CO और ये R आकर जुड़ जाते, इसको हम लोग कहने लगते एसाइलेशन रिएक्शन से। अब ध्यान रखना यहाँ पर जो प्रेजेंस में जो कैटलिस्ट बताए गए थे थोड़ी देर पहले, कैटलिस्ट का एक ही काम होता है कि सामने से एल्काइल या एसाइल ग्रुप को पैदा कर देना, और जो कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेंगे और बेंजीन की रिंग में जाकर हाइड्रोजन जो कि H प्लस है, यानी वो भी एक तरह से इलेक्ट्रोफाइल ही हो गया, उसको हटाकर, और ये एक तरह से क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि एक इलेक्ट्रोफाइल को दूसरे वाले इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेस कर रहे हैं। अब ध्यान से देखें कुछ रिएक्शंस हैं, इन रिएक्शन को धड़ाधड़ देखते हैं बालक लोग, देखें कायदे से देखें। यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3 लग रही है और इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन के चक्कर में देखो ये ऑक्सीजन है, ये वाली गौर से देखें, इसके पास लोन पेयर नजर आ रहे होंगे, ये कहीं ना कहीं कार्बन से इधर उधर से जुड़ी हुई है। ये है क्या वास्तव में बालक लोग, ये एसिड एनहाइड्राइड है, ये जिसको हम एथेनोइक एनहाइड्राइड बोल सकते हैं, एसिड एनहाइड्राइड है ये। ठीक है, जैसे ये वाला ग्रुप होता है ना, ये CO का होल ट्वाइस O, इसी को तो बोलते थे आप एसिड एनहाइड्राइड, और वही है CH3CO का होल ट्वाइस, और ये ऑक्सीजन लगी है। अब यहाँ से हम लोग कुछ पैदा करेंगे बालक, या तो एल्काइल होगी या फिर एसाइल होगी। तो देखें ध्यान समझे, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन इधर भी सेम मामला है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑक्सीजन ज्यादा नेगेटिव है तो पक्का इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी बालक, तो इधर प्लस बन रहा होगा और सामने वाले पर नेगेटिव बन रही होगी ना, ये नेगेटिव बन रही होगी। तो देखो यहाँ पर एसाइल ग्रुप बन रहा होगा CH3CO, और CH3CO किसको लात मार रही है, ये बेंजीन, ये PH बेंजीन ही है बालक, ये बेंजीन है, और इस बेंजीन का ये बनाया गया हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन को लात मारना हटा देना, उसकी जगह एसाइल को लगा देना है। तो देखें ये वही बेंजीन, और यहाँ पर लगाएंगे COCH3, PH को आप बेंजीन का डब्बा बोल सकते हैं बालक। ठीक है, अब ध्यान से देखें, यहाँ से H प्लस निकला होगा, इधर देखो O माइनस के साथ चिपक जाएगा, ये H प्लस बनकर निकला होगा, इधर O मिली होगी उसके साथ जुड़ गई होगी, तो ये रही होगी CH3CO, इधर से लिख दिए CH3CO, O के साथ में आ गई होगी H,
तो OH ये एसिड बन गई। और साथ ही साथ तुम्हें पता है बालक लोग कि AlCl3 भी बनी होगी, लेकिन वो पहले जैसे डाली गई थी वैसे ही है, तो कैटलिस्ट की तरह काम कर गई है। यहाँ पर ध्यान दें, BF3 भी अपने आप में इलेक्ट्रोफाइल्स है बालक। इलेक्ट्रोफाइल्स का मतलब इसको इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। हालांकि ये इसको हम लुईस एसिड भी कह सकते हैं बालक, इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन दिखेगा? ऑक्सीजन दिखेगी। ऑक्सीजन पहले इलेक्ट्रॉन सामने वाले से छीन लेती है, फिर वो धीरे से लेकर इलेक्ट्रॉन कहाँ चली जाएगी? BF3 के पास में। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा। आपको साफ साफ समझ में आ गया कि यहाँ एसाइलेशन होगा, सॉरी एसाइलेशन नहीं, एल्काइलेशन। ये एल्काइल ग्रुप है, तो यहाँ से हाइड्रोजन को हटाना है और उसकी जगह क्या लगाना है? R को सेट कर दो। ये पीएच हो गई और उसकी जगह R आ गए हाइड्रोजन की जगह। अब गौर से देखेंगे तो ये पॉजिटिव और ये OH का नेगेटिव मिलकर क्या बन गए होंगे? जल बन गए होंगे। और BF3 अपनी पहले जैसे ही हो गई होगी, जैसे डाली गई होगी। अब अंदर की बात थोड़ा सा देख लें। इसमें क्या होता है ना, पहले ये ROH है और ये BF3 आपस में ही रिएक्शन कर लेते हैं। तो करने के बाद देखो इस पर पार्शियल प्लस वाली फीलिंग है, तो पार्शियल नेगेटिव वाली है। तो ये नेगेटिव ऐसे पूरी तरह से बॉन्ड टूटते हैं तो R प्लस ढंग से बनते हैं, और प्लस ये BF3OH माइनस बन जाएगा। ये माइनस OH का मतलब ये हुआ कि ये नेगेटिव O पर नहीं है, ध्यान रखना, ये इधर कहीं है, B पर है। ठीक है, तो देखें कैसे ये हुआ होगा, क्योंकि आपको पता है अगर यहाँ से ये एल्काइल ग्रुप बन चुका है ना इलेक्ट्रोफाइल, ये जाकर वहां जुड़ा होगा। बाकी इसकी कहानी समझ लें आप कि ये B हो गई और 3F है, ये देखें 3F हो गई, और ये OH रही होगी, क्या बन के आई होगी? नेगेटिव। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे होंगे, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज चला जाएगा B पर और ये ऐसा कुछ कम्प्लेक्स बन जाएगा। और फिर बाद में 3-5 रिएक्शन होएगी, R जाएगा वह छटेगी, जैसे ये छटेगी OH अलग हो जाएगा, OH H मिलकर जल बन जाएगी और B3 अलग हो जाएगी। और यहाँ पर ध्यान से देखें, एल्कीन के साथ में H2SO4 की रिएक्शन करवा रहे हैं, और ये H2SO4 क्या है आप? ये एसिड है, H प्लस है, H प्लस, और ये HSO4 टाइप की चीज में ब्रेक हो जाएगा बालक। आपको पता है एसिड को बेस पसंद है, ये एसिड है, इसको चाहिए बेस। और आपको पता है कि नहीं, ये बेंजीन की जो रिंग है, ये एल्कीन वाली, एल्कीन यानी पाई बॉन्ड की बात कर रहे हैं। ये पाई बॉन्ड जो है ये बेहतरीन सोर्स होते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं बालक। और यहाँ पर जो H प्लस है अपने आप में खुद इलेक्ट्रोफाइल है, इसको इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। तो यहाँ पर ये बॉन्ड का पोलराइजेशन किसी एक तरफ होगा। हालांकि यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं लगाया गया है, अन्यथा हम लोग देखकर अंदाजा लगाते हैं वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाले हैं या नेगेटिव वाले हैं। तो फिलहाल के लिए बॉन्ड का पोलराइजेशन किसी एक डायरेक्शन में हो गया और सामने ये प्लस बन गई है। तो आपको पता है ये नेगेटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट कर रही होगी? पॉजिटिव को। तो ये बदल जाएगा CH2 प्लस, और यहाँ पर देखेंगे CH2 किसमें ये CH2 एक हाइड्रोजन लेने के बाद CH3 में बदल गया। ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो गए, ये बन गया आपका इलेक्ट्रोफाइल। अब इस इलेक्ट्रोफाइल को लेकर आप कूद जाएंगे बालक, कहाँ लेकर जाएंगे? बेंजीन के डब्बे के पास लेकर चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जाएंगे बेंजीन के डब्बे से हाइड्रोजन को लात मारेंगे बालक। ये देखें इस रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, ये बेंजीन का डब्बा रहा अपना, और ये हाइड्रोजन है ना उसको लात पड़ी, हाइड्रोजन निकल गया चुपचाप, और उसकी जगह CH2 CH3 बैठ गए। इसको हम लोग बोलेंगे बालक इथाइल, और ये बेंजीन बनकर तैयार हुई है। ये जो हाइड्रोजन हटा है क्या बनकर हटा होगा बालक? ये हाइड्रोजन बनकर निकला होगा H प्लस, क्योंकि ये है इलेक्ट्रोफिलिक, एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को हटा रहा होगा। जैसे ही H प्लस निकला होगा, इधर देखें H2SO4 का नेगेटिव वाला पार्ट इंतजार कर रहा होगा, तो इस H प्लस को HSO4 माइनस लेकर क्या बन गया होगा? H2SO4। आज H2SO4 भी इस रिएक्शन के दौरान कैटलिस्ट की तरह काम किया है और साथ ही साथ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किए हैं। यहाँ पर देखें बालक H2SO4 है, तो यहाँ पर भी सेम कहानी है, H प्लस एसिडिक है, और एसिड को हमेशा बेस पसंद है, और बेस का मतलब न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है, यानी नेगेटिव चार्ज जिसके पास में ऑक्टेट कंप्लीट हो और साथ ही साथ कुछ इलेक्ट्रॉन्स के पेयर हो, और वो डोनेट भी कर सकता हो। तो देखें ये मिथाइल ग्रुप है Me का मतलब, यहाँ से इलेक्ट्रॉन देखो सामने की तरफ जा रहे होंगे, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ऐसा बोल सकते हैं
हालांकि वो डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में है, तो हम हाइपर कंजुगेशन के बारे में भी बात कर सकते हैं। तो ये बॉन्ड ऐसे पोलराइज हो रहा होगा, यहाँ नेगेटिव बन रही होगी, यहाँ पॉजिटिव, क्योंकि पाई बॉन्ड कमजोर होते हैं बालक, सिग्मा पाई दोनों हैं, पाई कमजोर है, इस वजह से वो इस तरफ शिफ्ट हो रहा है होगा। देखें यहाँ पर नेगेटिव चार्ज महसूस हो रही है और एसिड H प्लस किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा, इस नेगेटिव की तरफ बालक। तो यहाँ के सिस्टम देखें क्या बन चुका होगा, ये आपकी एमी मस्त रहेगी, एमी वहीं रहेगी, पॉजिटिव चार्ज यहाँ बन चुका होगा। यहाँ पर आप गौर से देखेंगे तो C 2 बॉन्ड लग गए हैं, तो बाकी 2 हाइड्रोजन रहे होंगे CH2, लेकिन यहाँ से हाइड्रोजन लेने के बाद ये CH3 में बदल गया होगा। अब ये इलेक्ट्रोफाइल बन चुकी है, और ये भी ध्यान से देखें ये इलेक्ट्रोफाइल अपने आप में 2 डिग्री है। अगर ये इलेक्ट्रोफाइल 2 डिग्री से अगर ये 3 डिग्री, 2 डिग्री क्यों बोल रहे हैं बालक लोग, क्योंकि ये कार्बन जिस पर ये प्लस बना है ये डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ रहा है, इसलिए 2 डिग्री है। अगर ये 3 कार्बन जुड़ता तो 3 डिग्री। ये भी आपको पता होगा कि जो इलेक्ट्रोफाइल है ये स्टेबल होना चाहिए बालक ना, स्टेबल। अगर ये 2 डिग्री से अगर 3 डिग्री में बदल सकता है तो पक्का बदलना चाहेगा, हम लोग रोकेंगे नहीं, वो रीअरेंजमेंट कर कर वो बदल जाएगा। हालांकि यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। आगे कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें आप रीअरेंजमेंट भी देखेंगे। बालक लोग अभी के लिए इलेक्ट्रोफाइल जा रहा होगा, किसको लात मारने की कोशिश कर रहा होगा, बेंजीन के हाइड्रोजन को बालक। यही हाइड्रोजन को लात मारेगा, हाइड्रोजन चुपचाप निकल जाएगा, उसकी जगह कौन सेट हो जाएगी, ये देखें ध्यान से, ये वाला जो डॉट देख रहे हो ना, डॉट टाइप का, यानी ये पॉजिटिव वाला पोर्शन वो हो गई, और इधर Me हो गई, ये CH3 बनकर तैयार हो गई होगी। इसको खूब गौर से देखें बालक, इसको थोड़ा खोल कर दिखाना चाहते हैं। आप देखें ये PH का मतलब बेंजीन का रिंग है, और इस बेंजीन की रिंग के ऊपर यहाँ कार्बन है, और इस कार्बन के पास में एक हाइड्रोजन भी है, और इसी से Me का मतलब मिथाइल, और ये CH3 का मतलब भी वही मिथाइल है। अब इसका नाम जानना चाहते हैं बालक, आप देखे होंगे इसको बोलते हैं कॉमन नेम में क्यूमीन बालक, कौन से इन, क्यूमीन बोलते हैं। इसका इस्तेमाल करते थे अगर आपको ध्यान हो तो फिनाल वगैरह बनाने में। आज वर्ल्ड लेवल पर अगर फिनाल की प्रिपरेशन के बारे में बात करें, कमर्शियल प्रोडक्शन करना है तो लोग क्यूमीन से ही बना रहे हैं, ये बात की बात है। इसका पहले ऑक्सीडेशन करवाते हैं जिसमें क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनती है, फिर बाद में उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, जिससे कि आपकी फिनाल के साथ साथ एसीटोन भी बनते हैं, जो कि लार्ज अमाउंट में ही बनते हैं, जबकि वो होते बाई प्रोडक्ट हैं, लेकिन एसीटोन भी एकदम अच्छा खासा मात्रा में बनता है, और उसको आप बेचकर राजा हो सकते हैं बालक। ये क्यूमीन है। इसका एक नाम और मार्केट में चलेगा बालक, आप चाहे तो यहाँ से काउंटिंग कर ले 1 2 3, तो ये हो गई 2 फिनाइल, ये दूसरे पर ये बनी है, इसको आप फिनाइल बोल सकते हैं बालक, दूसरे नंबर पर है, तो 2 फिनाइल हो गई। और इसके जस्ट बाद 3 को बोलते हैं प्रोप, और सिंगल बॉन्ड लगे इसलिए एन, 2 फिनाइल प्रोपेन। या फिर एक काम और कर सकते हैं, इसका एक नाम और है, ये बेंजीन है और ये आइसोप्रोपाइल है, तो हम लोग बोल सकते हैं ग्रुप कौन सा लगा है, आइसोप्रोपाइल, आगे बेंजीन भी बोल सकते हैं, ये भी मार्केट में नाम है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, या 2 फिनाइल प्रोपेन, या क्यूमीन है। नाम से हम याद रखेंगे, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे चलकर बालक लोग, इसलिए आप थोड़ा बहुत ध्यान देते चलें। इधर देखें एक रिएक्शन है, ये बेंजीन दिख रही होगी, और ये आइसोब्यूटीन इसको बोलते हैं, ये CH3 है भाई लोग, CH3 है, और ये CH2 है, दुनिया इसको कहती है आइसोब्यूटीन। अगर आपका मन है तो दूसरा नाम भी दे सकते हैं, IPSC के अकॉर्डिंग, IPSC के अकॉर्डिंग इसको आप चाहे तो बोल सकते हैं बालक। इधर से काउंटिंग करेंगे, किधर से, यहाँ से डबल रिंग जहां से पास में हो, तो यानी 1 2 और ये 3, तो 2 मिथाइल हो गई, और प्रोपीन भी बोल सकते हो, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल बालक, 2 मिथाइल प्रोपीन है, प्रो, और ये इन हो गई। ठीक है, अब ध्यान दो, इसकी करवानी है, तो देखो ये H2SO4 क्या है, एसिड है, और एसिड को हमेशा पता है ना, एसिडिक हाइड्रोजन इसके पास है, तो एसिड को बेस पसंद है, और बेस का मतलब ये हुआ कि यहाँ कोई लोन पेयर होना चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉन्स के पेयर होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर 2 इंडक्टिव इफेक्ट लगाने वाले ग्रुप हैं, धक्का लगाने वाले, प्लस आई वाले, तो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं इस CH2 की तरफ पोलराइज हो रहे होंगे, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज फील हो रहा होगा और इस पर प्लस बन रहा होगा, पार्शियल हालांकि ये होते हैं। तो ये क्योंकि जब ये H+ आएगा उस टाइम में पूरी तरह से बॉन्ड टूट जाएगा, और ये नेगेटिव किसको पकड़ने की कोशिश कर रहा होगा, H+ को। तो यहाँ से देखें ये कंडीशन बदल गई होगी बालक,
ये CH3 और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर ये प्लस बन चुका होगा, कायदे से प्लस बनेगा और CH2 किस में बदल गया होगा, ये CH2 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये CH3 में बदल गया होगा। अब कुछ लोग सोच रहे हैं वाला कि भाई लोग ये प्लस कहाँ से आ गया, इस पर कार्बन कहाँ से आ गया, यहाँ कार्बन है तो ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन यहाँ दिखाया गया और साथ ही साथ ये CH3 में बदल चुका है, ये इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है। अब हम लोग बिल्कुल आराम से काम धंधा कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रोफाइल को लेकर जाएंगे बेंजीन के पास, एक हाइड्रोजन, कोई जो भी हाइड्रोजन दिखा है उसको लात मार कर हटाएंगे और उसकी जगह इसको लगाएंगे, तो ये बेंजीन का डब्बा हो गया। और इसकी जगह देखे ध्यान से, ये पॉजिटिव वाली चीज ये कार्बन है और ये 3 मिथाइल से जुड़ी है, तो आप 3 मिथाइल इधर उधर करके छाप सकते हैं। तो ये CH3, ये CH3 और ये CH3 बनकर तैयार हो गई है बालक। इसका नाम जानना चाहते हैं बालक, इसका नाम बता सकते हैं, क्या बताओगे बालक? जैसे ये कॉमन टाइप के लेंगे तो ये टर्सरी ब्यूटाइल है। ये जो ग्रुप देख रहे हो, इस कार्बन को ध्यान से देखो, ये कितने कार्बन जुड़ा हुआ है ना। अगर ये इसको हटा दिया जाए, इसको हम हटा दें तो ये देखे ध्यान से, ये ब्यूटाइल है, 1 2 3 4 और ये डायरेक्ट कितने से 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो टर्सरी ब्यूटाइल हो गई। और ये बेंजीन है तो हम बोल सकते हैं टर्सरी, और ये ब्यूटाइल बेंजीन है भाई साहब। ये एक नाम और इसका लिख सकते हैं, चाहे तो IPSC भी लिख दो। तो IPSC के लिए देखो यहाँ से शुरू कर लो, 1 2 और ये 3, देखें 2 पर मिथाइल और 2 पर फिनाइल भी है, ये मिथाइल है और ये फिनाइल है। क्योंकि नाम अगर IPSC की बात करते हैं तो उस टाइम अल्फाबेट का भी ध्यान रखते हैं, M पहले आएगी कि P पहले आएगी, M पहले आएगी, तो उस लिहाज से हम लोग बोल सकते हैं ये दूसरे पर है तो 2 मिथाइल हो गई, और जस्ट इसके बाद 2 पर फिनाइल भी है ना, तो 2 फिनाइल हो गई। इसके जस्ट बाद 3 कार्बन है टोटल, तो आप प्रोप बोलो, सिंगल बॉन्ड है इसलिए N बोलो, तो ये भी चलेगा, टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन, या इसी को आप 2 मिथाइल 2 फिनाइल प्रोपेन भी बोल सकते, बन गई है। यहाँ पर देखें भाई लोग, तो ये एनहाइड्रस Cl3 का काम है कि सामने से क्लोरीन को खींच लेना, तो ये Cl- है और सामने वाले पर प्लस बना होगा। आप जब महसूस करोगे तो ये कार्बोकेटायन एक तरह से बना हुआ है, ये 1 डिग्री लग रहा होगा, लेकिन 1 डिग्री का बिल्कुल मन कर रहा होगा कि वो 2 डिग्री में बदल जाए। हालांकि यहाँ ध्यान से देखेंगे तो हाइड्रोजन रहेंगे ना, तो हाइड्रोजन रहा होगा। याद रखना कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी हम थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लें ना, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी। तो कार्बोकेटायन यानी कार्बन के ऊपर जो होता है प्लस, उसकी बात कर रहे हैं, इसके स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसकी स्टेबिलिटी जो होती है उसमें जनरली हम लोग बात करते हैं 1 डिग्री से ज़्यादा बेहतर स्टेबिलिटी किसकी होती है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन की। और 2 डिग्री से बेहतर कौन होता है, 3 डिग्री। और 3 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, जिसमें रेजोनेंस वगैरह मिल रहा हो ना, तो वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अच्छा, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को अगर एक्सप्लेन करने की बात करें तो आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो आप हाइपर कॉन्जुगेशन से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन सुने होंगे, जिसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं ना, या बेकर नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं। तो कॉन्जुगेशन यानी हाइपर कॉन्जुगेशन, या हो सकता है आप इंडक्टिव इफेक्ट से भी कर सकते हैं इसको एक्सप्लेन, अगर इंडक्टिव इफेक्ट आपको पता है तो। इसके अलावा इफेक्ट, ठीक है, इसके अलावा अगर उसको रेजोनेंस वगैरह मिल रहा होगा ना, उस कार्बोकेटायन अगर वो रेजोनेंस में होगा, अल्टरनेट कॉन्जुगेशन में होगा, डबल बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन साथ में, या फिर हो सकता है कि वो लोन पेयर हो उसके जस्ट बाजू में, जिसमें वो बैक बॉन्डिंग वाला सिस्टम आता है, तो वहां पर भी कर सकता है। तो उस केस में आप इसको रेजोनेटिंग इफेक्ट से भी कर सकते हैं ना, तो रेजोनेंस या रेजोनेटिंग इफेक्ट्स, तो इससे आप ना एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो बात की बात है। लेकिन आप मोटी भाषा में बस इतना ध्यान रखें कि 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल 2 डिग्री, और 2 से ज्यादा 3, और 3 से ज्यादा रेजोनेंस वाला सिस्टम होता है। तो देखें ध्यान से इस कार्बोकेटायन को, क्योंकि ये जो कार्बोकेटायन बन रहा होगा ये कौन सा डिग्री है, ये 1 डिग्री है भाई साहब। जिस कार्बन पर जुड़ा है वो कार्बन डायरेक्ट, देखो एक कार्बन जुड़ा है, इस कार्बन की बात कर रहे हैं केटायन वाले, ये डायरेक्ट एक कार्बन जुड़ा है, इसलिए 1 डिग्री है। और इसका बिल्कुल मन करेगा कि 2 डिग्री में बदल जाए, 1 का मन होगा 2 डिग्री में। और इस चीज के लिए देखो क्या काम करते हैं लोग, ये कार्बोकेटायन थोड़ा बहुत बालक रीअरेंज करेगा, रीअरेंजमेंट करेगा, इसको हम लोग बोलते हैं शिफ्टिंग ना,
शिफ्टिंग। अब ये शिफ्टिंग देखो कैसे होती होगी, शिफ्टिंग हो सकती है बालक, या तो हाइड्राइड की शिफ्टिंग होगी, या तो आर माइनस ना एल्काइलाइड, एल्काइलाइड, मिथालाइड, इथिलाइड, फिनिलाइड ना पीएच माइनस, इनकी शिफ्टिंग होगी। शिफ्टिंग का मतलब ये लोग एक जगह से टूट कर दूसरी जगह जाएंगे, और ये काम हमेशा पड़ोस में ही होगा ना, तो ये भी हो सकता है। कई बार अगर वो साइक्लिक स्ट्रक्चर होंगे, उस केस में रिंग का एक्सपेंशन भी हो सकता है, रिंग कंट्रैक्ट भी हो सकती है ना। लेकिन जनरली क्या होता है कि एक ट्रिपल कार्बन की यानी 3 मेंबर की जो रिंग होती है उससे ज्यादा स्टेबल 4 मेंबर, अब 4 से ज्यादा 5, 5 से ज्यादा 6 मेंबर्स, क्योंकि एंगल स्ट्रेन का होता है ना कि छोटी रिंग में ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो स्टेबल कम होते हैं, तो इसलिए वो अपने आप को बदलना चाहते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। तो अभी के लिए देखो ध्यान से, यहाँ पर हाइड्रोजन नजर आ रहा होगा आपको, ये पड़ोस में जो हाइड्रोजन है ये वाला, ये हाइड्रोजन चुपचाप यहाँ से जाएगा और 1 डिग्री वाले कार्बोकेटायन के पास में जाकर चिपक जाएगा। अगर यहाँ प्लस है, ये यहाँ पर जुड़ना चाह रहा होगा तो प्लस बनकर जाए कि माइनस बनकर, सोचो कि इस हाइड्रोजन को यहाँ जाकर चिपकना है पॉजिटिव के पास में, तो ये H माइनस बनकर जा रहा होगा, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड ऐसे ही कभी कभी आर भी जाकर जुड़ेगी, उस टाइम वो नेगेटिव ही बनकर जाती है, उस टाइम एल्काइल आइड बोलते हैं उसको, या मिथाइलाइड, मिथाइल CH3 या C2H5 माइनस बनकर जाएगी तो उस टाइम इथिलाइड या फिर फिनाइलाइड का शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए हाइड्राइड शिफ्ट हो रही है। तो शिफ्ट के बाद की कहानी आप देखें, महसूस करें बालक, क्या हो गया होगा, ये Me और यहाँ पर CH, यहाँ पर CH और ये C, यहाँ पर अगर महसूस करें देखो ध्यान से, एक बॉन्ड ये दूसरा बॉन्ड, का मतलब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन पहले रहे होंगे, तो 2 हाइड्रोजन रहे होंगे, एक हाइड्रोजन जब यहाँ से आए होंगे तो ये भी CH3 में बदल चुका होगा और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया। आप महसूस करो 1 डिग्री से किस डिग्री में चला गया, ये 2 डिग्री में। आपको पता है 1 डिग्री से ज्यादा बेहतर स्टेबल होते हैं 2 डिग्री। तो याद रखना, जो भी आप इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर आप एल्काइल बनाएंगे यानी R+ बनेगा, वो अपने आप को रीअरेंजमेंट भी कर सकता है अगर मौका मिलेगा तो। यहाँ मौका मिल रहा है 1 डिग्री से 2 डिग्री में जाने का, गया वो, और ये मेजर यही होगा, यानी कि मोर स्टेबल है ये। अगर ज्यादा स्टेबल है बालक तो यही जाकर बेंजीन के रिंग से हाइड्रोजन को लात मार रहा होगा, और जैसे ही सब में कहानी आगे बढ़ी है बिल्कुल उसी अंदाज में यहाँ पर भी बढ़ेगी। गौर से देखें, ये बनकर तैयार हो गई है, आप इसको जान चुके हैं बालक, ये क्या बनी थी, ये बनी थी आपकी क्यूमीन, थोड़ी देर पहले वही क्यूमीन दोबारा से है, ये मेजर है, मेजर प्रोडक्ट है। लेकिन आप बिल्कुल नकार नहीं सकते हैं बालक, सामने वाली 1 डिग्री भी थोड़ी बहुत जरूर बनी होगी, तो उसको भी बना लिया जाए। ये डब्बा है और यहाँ पर CH2 Me, CH2 Me की जगह हम मिथाइल लिख दिए हैं, यहाँ पर भी मिथाइल भी लिख सकते हैं बालक। तो ये दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे, लेकिन खास बात क्या लग रही है, क्योंकि 2 डिग्री वाला कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है तो वो ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, और वो जो लेस है वो कम बनेगा, तो ये माइनर प्रोडक्ट होगा, माइनर मतलब कम बनेगा। अब यहाँ पर देखें एक रिएक्शन लिखी गई है, और बेहतरीन रिएक्शन लिखी गई, उस रिएक्शन को बस देखना है बालक ना, क्या करना है, देखना है, और इस रिएक्शन को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे बालक। इसको दुनिया क्या बोलती है आप बता सकते हैं बालक, बेंजीन है, इसके ऊपर O है और Me का मतलब CH3 है, दुनिया इसको बोलती है बालक, मोस्ट कॉमन नेम एनिसॉल, एनिसॉल है ये, ठीक है। ये अपने आप में आप देख रहे होंगे तो एक तरह से ये ईथर भी नजर आ रहा होगा, O है, इधर कार्बन है, मिथाइल वाला कार्बन, और इधर भी कार्बन, तो ये एक तरह से ईथर भी है। फिलहाल के लिए एनिसॉल मान लिया गया है बालक। अब गौर से देखें, एनहाइड्रस Cl3 का काम है इलेक्ट्रोफाइल पैदा करना, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आएगा बालक, लुईस एसिड है। अभी देखो थोड़ी देर पहले हम लोग एक काम किए थे, आपको ध्यान आना चाहिए भाई लोग, यहाँ की बात करें, देखो ध्यान से, ये एसिड एनहाइड्राइड है ना, एसिड एनहाइड्राइड में ये जो CO वाला बॉन्ड, दो CO के बीच वाली जो ऑक्सीजन है किसी एक तरफ से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और ये बॉन्ड टूट रही है, बिल्कुल उसी अंदाज में यहाँ पर भी बॉन्ड टूटेगा। ध्यान से देखें, इसको पहले नाम क्या देते हैं, ये सक्सिनिक एसिड की एनहाइड्राइड है बालक, सक्सिनिक एसिड की एनहाइड्राइड है ये,
आपको पता है ये एनहाइड्राइड फेड्राइड क्या होती है, बता रहे हैं, देखो ध्यान से। जैसे ये सक्सिनिक एसिड वास्तव में ये होती है, हम हटा देंगे अभी, बस देखते रहना। CH2COOH और ये है CH2COOH। ठीक, तो दुनिया इसको कहती है कि सक्सिनिक एसिड है, ये एसिड है ये। अगर एनहाइड्राइड बनाना है, क्या बनाना है, एनहाइड्राइड, तो देखिए यहाँ पर नाम में लिखा गया एन। एन का मतलब होता है एन, इसका मतलब होता है नो। हाइड्राइड मतलब पानी, मतलब उसमें पानी हो कि ना हो, नहीं होना चाहिए पानी। तो आओ पानी निकाली जाए, OH और ये H मिलकर पानी निकल जाएगी यहाँ से। चलो हम निकाल दिए पानी, तो जो सिस्टम है उसको जोड़ दो चुपचाप। CH2 यहाँ पर देखें CO, और नीचे का माहौल देखें यहाँ पर भी CO नजर आ रही होगी। अब ये एक ऑक्सीजन फंस गया है, ये ध्यान से देखें, इधर से हाइड्रोजन छोड़कर चली गई, ये वाली हाइड्रोजन गायब, और ये भी गायब हो गए हैं। तो ये देखो ये ऑक्सीजन अपने को टूटा महसूस कर रही होगी क्योंकि हाइड्रोजन चला गया, और इधर कार्बन टूटा महसूस कर रहे हैं। ये टूटा हुआ हाथ और इधर टूटा हुआ, ये दोनों मिल जाएंगे, तो कहने का मतलब ये ऐसा कुछ सिस्टम बन जाएगा बालक। तो ये सक्सिनिक एसिड है, और उस एसिड की क्या है, ये एनहाइड्राइड है। ये वही चीज ली गई है बालक, ध्यान से देखें, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पर भी CH2 है, और बाकी पूरा माहौल है ये। तो सक्सिनिक एसिड की एनहाइड्राइड है, यहाँ पर C है आपकी, यहाँ पर भी C है। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे बढ़ाएं, पहले इसको हटाते हैं भाई लोग, देखें हट गया ना, ठीक है। अब देखें ध्यान से, तो हाँ बताओ ये लुईस एसिड का काम क्या है, किसी एक तरफ बॉन्ड टूटेंगे तो ऑक्सीजन ज्यादा नेगेटिव है तो खींच रही होगी, तो यहाँ पर ये प्लस पैदा कर सकते हैं आप कायदे से। तो यानी कि ये वाला जो सेंटर है अपने आप में इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है ये। अब यहाँ पर गौर से देखना होगा, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए बालक कि ये जो अगर बेंजीन है या एरोमेटिक सिस्टम के साथ में OMe होती है, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर पाए जाएंगे ऑक्सीजन के पास में, तो आप ध्यान रखें कि बेंजीन रिंग के जस्ट बगल में अगर कोई एटम है जिसके पास लोन पेयर वाला सिस्टम होता है तो वो आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। मतलब ये कि वो आर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी रिंग में इंक्रीज कर देते हैं बालक, क्योंकि ये जो लोन पेयर हैं वो ऐसे कॉन्जुगेशन में जाएंगे, यानी रिंग में रेजोनेंस करेंगे, तो देखो यहाँ पर वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कुछ समय के बाद। फिर वो जब यहाँ पर ये पोलराइज होगा तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। जब ये इस सिंगल बॉन्ड पर जाएगा तो ये डबल बॉन्ड खुल जाएगा। तो आप देख रहे हो नेगेटिव चार्ज का मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी कहाँ बढ़ रही होगी, इस आजू बाजू पोजीशन को क्या बोलते हैं, आर्थो बोलते हैं। OMe के रेस्पेक्ट में ये आर्थो पोजीशन है और ये पैरा है। तो कुल मिला जुला कर जिनके पास में लोन पेयर होगा बेंजीन रिंग के जस्ट बगल में अगर वो वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है तो हम लोग कहते हैं कि आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। और मतलब वो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल समझते हैं, जैसे E+। बताओ E+ कहाँ जाकर जुड़ना चाह रहा होगा, जहां पर नेगेटिव चार्ज हो, जहां पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी हो। तो ये देखो या तो यहाँ जुड़ेगा या फिर यहाँ जुड़ेगा या फिर हो सकता है यहाँ जुड़ जाए, तो यहीं पर इलेक्ट्रॉन दिखेंगे उन्हें। तो यहाँ पर यही बात है कि ये जो है ना आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो आने वाले जो भी इलेक्ट्रोफाइल है यानी ये C कहाँ जुड़ेगा, या तो आर्थो पर जुड़ जाए या फिर पैरा पर जुड़ जाए। तो देखो कहाँ जुड़ेगा, जोड़ें थोड़ा देखा जाए। अच्छा एक बात और होती है कि आप जब जोड़ें तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे बालक, क्योंकि वो जो कंपाउंड बन रहा होगा वो अपने आप में स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल का मतलब है कि स्टेरिक हिंड्रेंस आजू बाजू जितना कम हो उतनी अच्छी बात है। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब कि वो जो सामने उसके उस कार्बन या उस सिस्टम के जस्ट आजू बाजू जो भी ग्रुप लगे हों, अगर वो बहुत बड़े बड़े बल्कि ग्रुप हैं तो वो आसपास न हो, जितना दूर होंगे उतना रिपल्सन कम होगा। अगर रिपल्सन कम होगा तो उसकी स्टेबिलिटी थोड़ी अच्छी होगी बालक। तो देखो ये आर्थो पर भी इसकी डेंसिटी बढ़ रही होगी, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। तो अगर ये नेगेटिव चार्ज आए हैं तो ये देखो एक तरह से बल्कि ग्रुप दिख रहा होगा तुम्हें, तो ये इस आर्थो पोजीशन पर जोड़ना उचित नहीं होगा, उसको हम पैरा पर जोड़ेंगे बालक। और हम का मतलब वो है कि वो स्टेबल ही नहीं होगा आर्थो वाला, इसलिए हम लोग पैरा पर इसको लेकर जाएंगे। और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है और आर्थो तो है ही, लेकिन ये स्ट्रिक हिंड्रेंस की वजह से वो आर्थो पोजीशन पर न जुड़कर वो पैरा पर जुड़ने की कोशिश करेगा, और हमारा काम है कि उसको बनाया जाए। आप देखें ध्यान से, ये रही आपकी बेंजीन की रिंग, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये OMe हो गई, और यहाँ पर देखें ध्यान से, यहाँ पर हम पैरा वाले पोजीशन को चूज किए हैं क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ जब बनाने लगेंगे तो OMe और यहाँ के लोन पेयर
उस सामने वाली जो ये सिस्टम है इसको रिपेल करने लगेंगे, इसलिए हम दूर बना रहे हैं बालक, ये दूर बनेगा भी। यहाँ देखिए ध्यान से, ये सी, ये वाली सी, और ये वाली डबल बॉन्ड, ये वाली डबल बॉन्ड, इधर CH2 आगे CH2, देखिए ध्यान से, ये CH2 और आगे भी CH2, देख रहे हो हम यहाँ पहुंच गए हैं। अब यहाँ की कंडीशन समझना, ये CH2 किससे जुड़ा होगा, C के साथ में, और ये C किससे जुड़ा हुआ है, C किससे जुड़ा है, देखें ध्यान सुने, यहाँ पर ये O के साथ में जुड़ा हुआ है ना, और ये O किसके साथ जुड़ा हुआ है, सॉरी कार्बन किसके साथ जुड़ा है, O के साथ में। O पर बताओ कैसा चार्ज आ रहा होगा, नेगेटिव, ये नेगेटिव आ गया होगा। वो बात अलग है, वो बात अलग है कि ये नेगेटिव अपना इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट किया होगा, इसके साथ में ना, इसके साथ में अपना वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा एक। लेकिन हम लोग फाइनल प्रोडक्ट के बारे में बात करना चाहते हैं बालक, तो फाइनल प्रोडक्ट के बारे में बात जब करोगे तो देखो, जब यहाँ से H+ जब निकलेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल जब जाकर यहाँ पर ये कार्बोकेटायन, ये वाला केटायन जब इस पर जुड़ा होगा तो यहाँ का हाइड्रोजन निकल जाता है प्लस बनकर, और वो प्लस बनकर कहाँ चला जाएगा, यही O के साथ में जुड़ जाएगा, इस O के साथ में जुड़ जाएगा बालक, देखें ध्यान से, तो जोड़ा जाए, यहाँ पर आ गई होगी OH ना। अब इसके जस्ट बाद की कहानी, और साथ ही साथ AlCl3 तो वो बन ही गया होगा, इसके जस्ट बाद देखें, रुक जाओ, हाँ ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर देखो H2SO4 लगाया गया, क्या लगाए हम लोग, H2SO4, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है बालक, और ये साथ ही साथ आप चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं H3PO4 फास्फोरिक एसिड। आपको पता है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है बालक, ये कौन सा एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग भी है। डिहाइड्रेटिंग का मतलब ये हुआ कि सामने वाले से पानी को खींच लेंगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं, एजेंट। तो देखो ये पानी निकालने वाली चीज है, H और OH को खींचेगी बालक, तो देखो जहां से खींच सकते हो खींचो, देखो ये OH हो गई है ना, ये एसिड वाली OH, पूरी एसिड वाली OH जाएगी। अब देखो ध्यान से, इधर ध्यान देना, अगर ये यहाँ पर तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन नजर आएगा, एक हाइड्रोजन, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पर हाइड्रोजन है। अब देखते रहना, क्योंकि अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकालोगे जब, ये OH जाएगी तो पानी बनकर निकल जाएगी, तो ये वाला सिस्टम कहीं ना कहीं इस बेंजीन के रिंग के साथ जुड़ने लगेगी। ये OH नेगेटिव होगी तो सामने से वो H+ बनकर निकल रहा होगा, अपोजिट वाला सिस्टम होगा तो यहाँ भी अपोजिट वाली चीज बनेगी, वो एक दूसरे के साथ जुड़ने लगेंगी। तो देखो गौर से देखो क्या करना होगा, यहाँ पर देखो एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा, और बेंजीन का एक कार्बन लेने के बाद वो रिंग वाली स्ट्रक्चर बनेंगे। तो 6 मेंबर की रिंग ज्यादा स्टेबल होती है, तो इस केस में हमें अगर यहाँ वाला हाइड्रोजन मिल जाए, यहाँ वाला हाइड्रोजन, ये वाले हाइड्रोजन और ये वाले OH, क्योंकि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट लगाए हैं पानी निकालने वाले, ये पक्का है कि ये OH और इधर का H चला गया होगा। जब चले गए होंगे तो देखो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनेगी बालक, और वो कितने मेंबर की रिंग होगी आप महसूस कर सकते हो। ये बेंजीन का डब्बा है और OMe है ना, यहाँ पर ध्यान दो, ये देखें ये C है, डबल बॉन्ड हो गई, यहाँ पर ये CH2 है, ये CH2 है, यहाँ पहुंच गए हैं, और यहाँ पर ये C है, डबल बॉन्ड O। आप महसूस करो कि ये OH नेगेटिव बन के गया तो इस पर प्लस आया होगा, ये H+ बन के गया होगा तो इस पर नेगेटिव आ गई होगी। तो ये कहने का मतलब ये आपस में जुड़ गए होंगे ना, इन दोनों को जोड़ दिया जाए, जोड़ो भैया, देखो ये इसके साथ में जुड़ गया होगा, यहाँ पे सफेद सफेद, हाँ जुड़ गया। अब गौर से देखें, ये वाला कंपाउंड बनकर तैयार हो गया, ये कहां पर है, आप B है आपका, A भी हो चुकी थी, B भी हो चुकी है। अब जिंक डस्ट डाले हैं, देखो ध्यान से, सॉरी जिंक डस्ट नहीं है, जिंक है और साथ ही साथ मरकरी है, और ये HCl है, इसको आप बोलते हैं क्लीमेंसर रिडक्शंस ना। क्लीमेंसर रिडक्शन में कार्बोनिल जो ग्रुप है वो रिड्यूस होकर एल्केन में बदल जाते थे। ये जो देख रहे हैं ना, अमलगमेटेड जिंक बोलते हैं इसको, या जिंक अमलगम, और साथ ही साथ कंसंट्रेटेड HCl है। हालांकि इसकी जगह आप NH2 के साथ में रोना भी ले सकते हैं, मतलब ये हाइड्रोजीन के साथ में सोडियम एल्काक्साइड हो या बेस इस्तेमाल करोगे, उस टाइम भी यही कार्बोनिल ग्रुप कन्वर्ट हो जाते हैं एल्केन में। उस रिएक्शन को हम लोग वुल्फ-किस्नर रिडक्शंस बोलते हैं बालक। तो फिलहाल के लिए अगर इस पर आप ये लगाए होंगे जिंक और मरकरी के साथ में HCl,
तो ये जो ग्रुप है ना CO वाले, ये रिड्यूस हो जाते हैं बालक, इनका होता है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है कि हाइड्रोजन का जुड़ना या फिर ऑक्सीजन का हट जाना, लेकिन ये हमेशा सत्य नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए सत्य है। 2 हाइड्रोजन ऊपर और 2 हाइड्रोजन नीचे डाल दो बालक। यहाँ पर भी सेम कहानी, 2 हाइड्रोजन ऊपर 2 हाइड्रोजन नीचे, तो रिडक्शन हो गया। तो देखो ये बेंजीन का डब्बा बना, और यहाँ की कंडीशन को महसूस करें, ये CH2 हो गई होगी, और यहाँ पर भी CH2, ऊपर भी CH2, यहाँ पर और यहाँ भी CH2, और ये बेंजीन की रिंग बन, ये बेंजीन की रिंग है और ये पूरा माहौल है, ऊपर ये OMe भी है। फिर ये बनकर तैयार हो गया बालक। ये कार्बोनिल ग्रुप जो है रिड्यूस हो गए हैं, रिड्यूस होकर ये एल्केन वाले पार्ट में बनने की कोशिश की है, ये C है आपकी। अब कह रहे हैं कि इसको सल्फर या सेलेनियम की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में बालक लोग, सल्फर या सेलेनियम की प्रेजेंस में 600 डिग्री सेल्सियस पर आप इसको गर्म करिए। तो आपको पता होगा बालक, इस केस में एरोमेटाइजेशन हो जाता है, एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन में क्या होती है, नॉन एरोमेटिक पार्ट एरोमेटिक में बदलने की कोशिश होती है बालक लोग, तो ये एरोटाइजेशन। देखें इसमें ये जो नॉन एरोमेटिक सिस्टम है ना, इसमें भी देखें ध्यान से, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 और ये 6, तो ये भी अपने आप में बेंजीन की रिंग टाइप में बदल जाएगी। तो आप गौर से देख लें बस, तो ये पूरा बेंजीन का डब्बा हो गया, और यहाँ पर भी कुछ वैसे माहौल हो जाएगा बालक, और यहाँ पर OMe बन जाएगी। तो फिर गौर से देखें, देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि 2 बेंजीन की रिंग आपस में जुड़ी हैं, तो इसको हम लोग क्या नाम दे बालक, इतने को तो हम लोग नेप्थिलीन बोलते हैं, इतने को नेप्थिलीन कहते हैं ना। और ये नेप्थिलीन के जो सेंटर वाला पोर्शन है, जहाँ पर जो कंजुगेटेड जो रिंग जुड़ी हुई है आपस में, तो ये अल्फा पोजीशन हो गई, और उसके रिस्पेक्ट में ये OMe क्या है, बीटा है। तो बीटा पर ये मिथॉक्सी जुड़ा हुआ है, इसका नाम क्या रखोगे, बीटा मिथॉक्सी। आगे यही पूरी की पूरी नेप्थिलीन है ये, तो नेप्थलीन, तो बीटा मिथॉक्सी नेप्थिलीन बनकर तैयार हो गई है। ये D होगी बालक आपकी ना, ये D होगी। तो देखें ये सारी बातें हो चुकी हैं, आप इसको चाहे तो महसूस कर सकते हैं बालक लोग। तो आगे की बात करें, देखें कुछ क्वेश्चन शायद और होने चाहिए। देखें यहाँ पर बोला गया है इंट्रामॉलिक्यूलर फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शंस, इंट्रामॉलिक्यूलर फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शंस। देखें इसमें क्या होता है ना, कि अभी देखो बेंजीन का रिंग ले रहे थे, और पड़ोस में आप एल्काइलेशन या एसाइलेटिंग एजेंट ले रहे थे। इसमें क्या होगा, इंट्रामॉलिक्यूल का मतलब उसी मॉलिक्यूल के अंदर एरोमेटिक वाला पार्ट भी होगा, और साथ ही साथ जो एसाइलेटिंग या फिर आप एल्काइलेटिंग वाला पार्ट, दोनों को दोनों एक ही चीज में रहेंगे, यानी एक ही मॉलिक्यूल्स के अंदर रहेंगे। तो यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हो बोथ एराइल वाला पार्ट, यानी बेंजीन रिंग के बारे में बात कर रहे हैं, एंड एल्काइल वाला पार्ट, ये RX वाला ना, विद इन सेम मॉलिक्यूल्स। उसी मॉलिक्यूल के अंदर अगर दोनों सिस्टम है, तो आप बोल सकते हो उसको इंट्रामॉलिक्यूलर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस होंगी। सारी कंडीशन वही होंगी, बस सिस्टम ये है कि एराइल वाला यानी बेंजीन की जो रिंग होगी वो, और साथ ही साथ ये वाला सिस्टम, दोनों एक ही में मौजूद रहेंगे, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। अब देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं, आराम से बात हो जाएगी। देखो ये बेंजीन का रिंग है, देख रहे हैं, ये क्या है, बेंजीन की रिंग है। ये वाला पोर्शन कौन लग रहा होगा आपको, ये लग रहा होगा एराइल, एराइल मतलब एरोमेटिक बेंजीन की रिंग की बात कर रहे हैं, वो हो गई है। और ये वाला पोर्शन को ध्यान से देखेंगे तो ये क्या लग रहा होगा आपको, ये कार्बन लोग लग रहे होंगे, और उसी में X लग रहा होगा, तो ये एल्काइल वाला पोर्शन हो गया। तो देखें ध्यान से, एनहाइड्रस Cl3 का काम है इलेक्ट्रोफाइल पैदा करना, तो ये Cl को खींच लिया होगा, Cl नेगेटिव बनकर चली जाएगी, और यहाँ पर क्या बना होगा, पॉजिटिव वाला पार्ट। अब पॉजिटिव को जरूरत होगी इलेक्ट्रॉनों की, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेंगे, बेंजीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वही एक तरह से न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेंगे। और खास बात ये है कि देखें ये बेंजीन का रिंग है, पहले वाली कंडीशन, और ये आपकी कार्बन और ये वाला कार्बन,
ना, 2 कार्बन हो गए। और यहाँ पर ये वाला जो सिस्टम हो गई, ये ऐसे जुड़ जाएंगे ना, तो यहाँ पर ये रिंग बन गई होगी। कितने मेंबर की रिंग है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। थोड़ा इसको तमीज से बनाएं जिससे अच्छा लगे देखने में। तो ये देखें ध्यान से, ये कुछ ऐसा सिस्टम हो गया ना, 4 मेंबर की रिंग बनकर तैयार हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बन जाएगी। अब यहाँ पर देखें ध्यान से, यहाँ पर जब एनहाइड्रस Cl ये लुईस एसिड है, एसिड को हमेशा चाहिए इलेक्ट्रॉन्स के पेयर, तो यहाँ से Cl- को खींच रही होगी और Cl- यहाँ जाकर जुड़ जाएंगे ना AlCl4+ में। अच्छा, आपको पता है ना, जब यहाँ से हाइड्रोजन जब निकला होगा, H+ बनकर निकला होगा, इसलिए पॉजिटिव से निकल जुड़ गया होगा, और ये HCl निकली होगी यहाँ पर, तो वो बताने की जरूरत है नहीं वैसे। तो यहाँ पर ये केटायन है ये, क्योंकि यहाँ से ये हाइड्रोजन जो रहा होगा, औलाद पड़ी होगी, वो H+ बनकर निकला होगा, ये इसके साथ में जुड़ जाएगा, तो आप देखोगे तो मंदिर टाइप का कुछ बन जाएगा बालक। तो ये O हो गई, देखेंगे और से यहाँ हम पहुंच चुके हैं, अब इसको साथ सेट कर देंगे, ये बन गई होगी ना, तो ये कंपाउंड बनकर तैयार। और यहाँ से देखें Cl-, यहाँ से H+, तो HCl बन गई होगी, तो बन गया। अब आगे देखें, 1 2 रिएक्शन शायद होंगी, तो उसको करके काम खत्म करते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखें, जैसे मान लो ये है ना, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, 5 मेंबर की रिंग तैयार होगी, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी वही कहानी है, ये Cl को हटा दिया जाए तो ये बेंजीन की रिंग हो गई, ये वाले कार्बन, ये वाले कार्बन और ये नीचे वाले कार्बन। देखिए ये केटायन यहीं पे बनेगा प्लस, तो ये प्लस को इससे जोड़ दो यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बनी होगी? CH3 मिथाइल बनी होगी ना। 1 2 3 4 5, 5 मेंबर की रिंग बन गई है, और इधर साथ ही साथ HCl भी बनी होगी, और यहाँ एनहाइड्रस लेना भूल गए थे हम लोग, तो एनहाइड्रस Cl3 भी रही होगी, तो यहाँ पर भी वो बनती है। हालांकि शुरुआत में कुछ कम्प्लेक्स टाइप की कोई चीज बनती है, लेकिन जैसे वो हाइड्रोजन जब वहां से H+ बनते हैं तो वो टूट कर H+ और ये Cl के साथ में HCl बन जाती है, और साथ ही साथ AlCl3 अलग हो जाती है। यहाँ पर ध्यान से देखें, ये कोई चीज है बालक, इसकी रिएक्शन SO2 के साथ में, फिर एनहाइड्रस AlCl3 के साथ में कुछ, फिर ये वही वाली रिएक्शन हो गई, वुड्स रिएक्शन, सॉरी सॉरी सर, क्या नाम है इसका? क्लीमेंसर रिडक्शन। कौन सी रिडक्शन? क्लीमेंसर रिडक्शन। और साथ ही साथ थोड़ा सा ये सल्फर वगैरह लिए हैं, हाई टेम्परेचर इसको देखे थे, एरोमेटाइजेशन करवा रही थी, ये कौन थी? ये अभी बोले हैं ना, क्लीमेंसन, क्लीमेंसर रिडक्शन। अगर ये न लेने का मन हो तो इसकी जगह आप चाहे तो NH2 NH2 के साथ में रोना भी ले सकते हो, यानी कि वुल्फ किस्नर। और ये तो सही है। SOCl2 ये डार्जन वाली रिएक्शन लग रही होगी आपको ना, डार्जन जैसे होती थी। डार्जन में क्या होता था बालक लोग, कि आपकी अल्कोहल होती थी और ये SOCl2 के साथ में रिएक्शन करवाते थे। तो आपको पता है ना, सल्फर की मोहब्बत कौन होती है? ऑक्सीजन। और ये सल्फर को सामने पता चलेगा कि उसकी ऑक्सीजन, यानी ये ऑक्सीजन को 2 लोग पकड़े हुए हैं, हाइड्रोजन और ये R, तो जाएगी इन दोनों से झगड़ा उगड़ा करके उस बॉन्ड को तुड़वा देगी। तुड़वाने के बाद ये आजू बाजू 2 क्लोरीन दे देते हैं और बीच में SO आ जाती है, तो ये RCl बन जाती थी, और प्लस ये SO2 और ये HCl बन जाती थी ना। तो हालांकि ये जो अगर एल्कोहल के साथ में भी ऐसे रिएक्शन हो जाती है, या एसिड के साथ में भी, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में भी बिल्कुल उसी मैनर में रिएक्शन होती है। यहाँ पर ये जो O देख रहे हो ना, एल्कोहल टाइप का, कार्बोक्सिलिक एसिड में ये जो OH है, तो आजू बाजू Cl लगा देते हैं, बीच में SO लगा देते हैं, जिससे कि RCOCl प्लस SO2 और प्लस ये HCl बन जाती है। तो देखो ये बनकर तैयार हो जाती है, ऐसे 3 5 करते हैं, तो वही वाली रिएक्शन है, और कुछ करना है नहीं, फिर आगे की रिएक्शन को हम लोग आराम से कर सकते हैं। देखें, हो जाएगी एक झटके में। अच्छा यहाँ पर देखें, एक क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, ये आर्थो पोजीशन पर है बालक, किस पर है? ये आर्थो पर है, ये COH, क्योंकि अगर ऐसे लिखेंगे ना तो हमें पोजीशन बिल्कुल समझ में नहीं आएगी कहाँ है, तो उस हिसाब से प्रोडक्ट अलग अलग बन सकते हैं। अब हमें के लिए इसको मान रहे हैं अभी के लिए कि ये आर्थो पोजीशन पर रहा होगा, तो देखें आर्थो पोजीशन पर रहा होगा तो क्या चक्कर, ये C6H4 क्या लग रहा होगा आपको? ये बेंजीन है बालक, और बेंजीन में 2 हाइड्रोजन देखें कम हो गया है, C6H6 होती है, ये 4 लिखे हैं, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन हटे हैं और उसकी जगह कोई ना कोई ग्रुप लगाया गया है। तो एक तो लगाया गया, कौन सा? ये COOH लगाई गई है। और दूसरी देखो, ये आर्थो पोजीशन बोले हैं, तो ये आर्थो पोजीशन देखो, इसके रिस्पेक्ट में आर्थो हो सकती है या ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में। अब बगल में क्या है? CH2 है, तो ये CH2 हो गई,
और क्या लगाई गई भाई लोग, ये पीएच है ना, पीएच, पीएच भी है, तो ये हो गई पीएच। रुक जाओ, हाँ, ये CH2 और ये पीएच। अब इसकी रिएक्शन किनसे करवा रहे हो आप, SOCl2 के साथ में करवा रहे हो, ठीक। तो SOCl2 को देखो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखे थे, तो उनका एक ही काम होता था। क्या काम होता था, ये देखो ध्यान से, ये COOH है ना, इसमें इस वाले बॉन्ड को तोड़ देगी, इस पर प्लस बनी, सॉरी प्लस नहीं बनाना है, इसको कर लेंगे, हाँ इस पर ये SO2 का 2 Cl हैं, आजू बाजू Cl लगा दो, बीच में SO लगा दो, तो यहाँ से SO2 निकल गई, HCl निकल गई, जो कि गैस बनती उड़ जाती हैं, तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगी, Cl आ जाएगी बस। तो ये बेंजीन का डब्बा हो गई, और यहाँ पर CO Cl आ गई, यहाँ पर CH2 और ये PH, ये आ गए हैं। अब देखो आगे क्या बोले, एनहाइड्रस AlCl3 लगाओ, ये A है आपकी, इस पर एनहाइड्रस AlCl3 लगा लो, एनहाइड्रस AlCl3। तो AlCl3 क्या है, लुईस एसिड है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन देने के लिए देखो Cl को हम लोग जुगाड़ कर कर बैठा देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव यानी Cl को कौन खींच लेगी, ये आपकी AlCl3 खींच ली होगी, तो बाकी यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया होगा। तो देखें ध्यान से, वो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाकर किसके साथ में जुड़ने की कोशिश कर रहा होगा, यहाँ पर ये CO है, ठीक है, और नीचे आपकी CH2 है। अब गौर से देखते रहना, ये पीएच का मतलब क्या है, बेंजीन का रिंग है ना, तो यहाँ पर हम बेंजीन की रिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं भाई लोग। देखें ये बेंजीन की रिंग हो गई है, ठीक है, ये वही वाली डिजाइन है। देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, गौर से देखें पॉजिटिव चार्ज है, तभी बोले हैं ना थोड़ी देर पहले कि इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब उसमें जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है, यानी एसाइल ग्रुप हो चाहे एल्काइल ग्रुप हो, यानी केटायन वाले के बारे में बात कर रहे हैं, वो उसी रिंग के अंदर हो, और साथ ही साथ रिंग तो हो ही। तो यहाँ पर देखो दोनों चीजें दिख रही हैं, तो ये जो है ना, एक तरह से इलेक्ट्रोफाइल वाला सेंटर जनरेट हुआ है। अब ये अगर वाली सामने वाली जो रिंग है, ये सामने वाली बेंजीन की रिंग है, यहाँ से इस हाइड्रोजन को ये लात मार कर हटाने की कोशिश करेगी, तो हाइड्रोजन H+ बनकर निकल भी रही होगी, तो यहाँ पर ये कायदे से जाकर जुड़ जाएगा ये ना, अगर H+ बनी होगी तो ये नेगेटिव ना, ऐसे ऐसे जुड़ जाएंगे। तो जुड़ने के बाद देखो क्या बनी होगी, इसको थोड़ा कायदे से बनाया जाए, तो ये बेंजीन, और ये हो गई आपकी डबल बॉन्ड O ना, डबल बॉन्ड O, ठीक, और यहाँ CH2, ये भी ठीक। देखो ये इसके बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो ये बॉन्ड बन गई होगी, और ये पहले से बेंजीन का रिंग है, बनकर तैयार हो गई है। ये कौन बनी है बालक, ये बनी है आपकी बी बन गई। अब क्या काम करना है, इसको जिंक के साथ में, और साथ ही साथ अमलगम भी है, और HCl भी है ना, कंसंट्रेटेड HCl। तो आपको पता ही होगा कि क्लीमेंसन रिडक्शन है ये, क्लीमेंसन में क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप रिड्यूस हो जाएगा, तो कार्बोनिल ग्रुप कौन सा दिख रहा है आपको, यही है C डबल बॉन्ड O, इसका रिडक्शन हो जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा, टूटने के बाद 2 हाइड्रोजन ऊपर और 2 हाइड्रोजन नीचे दे दो, तो ये H2O चलो यहाँ निकल गई होगी ना, ये वाले H2O। अब आगे की कहानी को चुपचाप जोड़ दो, देखो ये डब्बा है, डब्बे में रिंग है, रिंग के जस्ट बगल में ये CH2 बन चुका होगा, और नीचे भी मस्त CH2 दिख रहा होगा, और ये बेंजीन सामने वाली बन गई होगी, ये क्या हो गई, C हो गई, ये C बनकर तैयार होगी। अब कह रहे हैं इसको ले लो, किसके साथ में गर्म करने की बात कर रहे हैं, सल्फर या तो सेलेनियम लो, और टेम्परेचर को थोड़ा गौर से देखो, बहुत अच्छा खासा टेम्परेचर इस्तेमाल कर रहे हैं, 600 डिग्री सेल्सियस पे बालक। आप ध्यान रखना कि सल्फर और सेलेनियम की प्रेजेंस में यदि आप चीज़ों को गर्म करेंगे तो वो जो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, एरोमेटिक रिंग में, जो नॉन एरोमेटिक पार्ट होते हैं, तो ये एरोमेटाइजेशन हो जाएगा बालक, एरोमेटिक पार्ट में बदल जाएंगे। तो ध्यान से देखो, ये बेंजीन का डब्बा अपनी जगह मस्त, ये गौर से देखें, ये अपनी जगह, ये नॉन एरोमेटिक वाला पार्ट लग रहा होगा, इसमें कहीं कॉन्जुगेशन वाली बात नहीं, तो ये भी अपने आप में बेंजीन की रिंग ही बन जाएगी। और इस स्ट्रक्चर को नाम क्या देना चाहोगे बालक, ये डी है, इधर छूटा हुआ था, ये डी बनकर तैयार हो गई है, इसका नाम क्या है, अगर 2 रिंग जुड़ती है तो आप बोलते हैं नेफ्थलीन, अगर ये 3 है तो इसको क्या नाम दोगे, ये बन गई है बालक एंथ्रासीन ना, एंथ्रासीन, एंथ्रासीन बनकर तैयार हो चुकी है
आप इसको गौर से देख सकते हैं बालक। तो देखते हैं आगे और भी क्वेश्चन होने चाहिए, नहीं है कोई नहीं। देखिए बालक लोग, अभी आप क्या पढ़े हैं एक झटके में देख लें बस। हाँ, देखो क्या है कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में ये बात बोली गई थी कि आप एल्काइल ग्रुप हो या एसाइल ग्रुप को बेंजीन के रिंग के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, इंट्रोड्यूस करने के लिए किसी न किसी कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी, और कैटलिस्ट के तौर पर AlCl3, BF3, AlCl3, H2SO4 ये सब कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लोग लुईस एसिड है ना, लुईस एसिड है। हालांकि कुछ लोग बढ़िया एसिड भी हैं, इसमें कायदे वाली एसिड है। तो देखो इसमें क्या है ना, एग्जाम्पल के तौर पे ये बेंजीन की रिंग है, और रिंग के साथ में जब एल्काइलेशन कराना हो R+ और एसाइलेशन कराना हो RCO+, आप जब ऐड करना चाहोगे तो यहाँ से H+ गायब होगा, उसकी जगह ये वाले प्लस चीज आकर वहां पर सेट हो जाते हैं। तो एक तरह से क्या है ना, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है बालक। ER है ये, क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन। तो ES मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, वैसे बेंजीन की रिंग जो होती है वो जनरली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही शो करती है बालक। हाँ, अगर R+ पैदा करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कुछ एजेंट की जरूरत चाहिए। RX हो गई, ROH भी हो सकती है, एल्कीन भी हो सकती है, एल्काइंस भी हो सकती है। हालांकि उस केस में आप थोड़ा कैटलिस्ट वगैरह को ध्यान रखेंगे। RX वाले केस में आप एनहाइड्रस AlCl3 ले सकते हैं। अगर एल्कोहल को बदलना चाहते हैं आप R+ में, तो आप H2SO4 ले लें, या H3PO4 या BF3 का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर एल्कीन को बदलना चाहते हैं बालक, या एल्काइन को R+ में बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको H2SO4 या H3PO4 के साथ में आप HF भी इस्तेमाल कर सकते हैं बालक। ये ध्यान रखना, आपको रटना है। ठीक है, इसके जस्ट बाद देखें यहाँ पर क्या पढ़े हैं, एसाइलेटिंग एजेंट। एसाइलेटिंग एजेंट के तौर पर अगर आप एसिड ले सकते हैं या एसिड के डेरिवेटिव। एसिड के डेरिवेटिव में किसको लिए हैं, एसिड एनहाइड्राइड ले सकते हैं, एसिड हैलाइड ले सकते हैं, या ईस्टर वगैरह को ले सकते हैं। देखें यहाँ पर कुछ लोग हैं। और हाँ, इनको अगर बदलने के लिए जिस कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी, आप मोस्ट कॉमन कैटलिस्ट AlCl3 का इस्तेमाल कर सकते हैं बालक लोग। मैकेनिज्म के तौर पर अगर बात करें तो देखिए ध्यान से, एसाइलेशन या एल्काइलेशन में ये तो आप लुईस एसिड लिए हैं, क्योंकि एसिड को चाहिए लोन पेयर, और लोन पेयर के लिए इस बॉन्ड का पोलराइजेशन कायदे से हो जाएगा, जिससे प्लस माइनस पूरी तरीके से टूट कर R+ आ गए होंगे, और इधर नेगेटिव Cl को नेगेटिव AlCl3 अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे, जिससे कि ये कम्प्लेक्स टाइप की कोई चीज बन गई है। और R+ गए होंगे बेंजीन रिंग के पास भीख मांगने के लिए, जहां उनको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद R कायदे से एकदम जुड़ जाएगा, और सामने ये प्लस बनी होगी। अब इस प्लस को डबल बॉन्ड के साथ में रेजोनेंस करने का मौका भी मिला है, तो इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस किया होगा, तो ये पाई बॉन्ड का पोलराइजेशन इस तरफ हो रहा है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कम है, यानी 6 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन में देखेंगे टोटल। तो ठीक है, तो कहने का मतलब इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन चुके हैं। यहाँ पर देखें, जब ये H+ निकला है तो नेगेटिव आया है। ये नेगेटिव क्यों आया होगा, क्योंकि यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड बनेगा, जिससे कि ये कायदे से एरोमेटिक हो जाए। तो हालांकि ये जो कम्प्लेक्स देख रहे हैं, इन कम्प्लेक्स में 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। तीनों का अगर हम कॉमन एक हाइब्रिड बनाने की चाहें, जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा ये बनेगा, यानी कि इस पोजीशन से इस पोजीशन के बीच में आपका कैटायन कहीं ना कहीं रेजोनेंस कर रहा है, जिसको हम लोग सिग्मा कम्प्लेक्स का नाम देते हैं। और उसके साथ में ये पॉजिटिव चार्ज, ये AlCl3 नेगेटिव, AlCl4 नेगेटिव जो बना था वो ऐसे रहेंगे। हाँ, जैसे ये स्टेबिलिटी को पाने के लिए H+ निकालेगा, यहाँ पर एरोमेटिक दोबारा से कंपाउंड बन जाएगा, जिससे इसको स्टेबिलिटी फील होगी, और ये कंपाउंड बनकर तैयार हो रहा होगा। वही सेम कहानी एसाइलेशन के दौरान भी होती है। आगे कुछ नहीं करना है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं आप देख सकते हो बालक। अब बस केवल आपको केटायन बनाना है, यानी केटायन वो या तो सीधे सीधे कार्बन पर बनेगी, या हो सकता है कार्बन के ऊपर CO ग्रुप हो, जिसको आप एसाइल बोल दोगे। उसके लिए आप कैटलिस्ट जो भी है उसको दिमाग में बिठाए रहे। या BF3 को देखो, ये भी एसिड है, तो एल्कोहल से ये OH को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी, और ये प्लस बन रहा होगा, और सामने ये तामझाम हो रहा होगा बालक। इसमें देखें इंपॉर्टेंट्स ये वाली है। तीसरे वाले को गौर से देखें, एल्कीन लिया गया, H2SO4 लिए हैं बालक। तो H2SO4 एल्कीन से ये इलेक्ट्रॉन एक तरफ पोलराइजेशन हो रहा होगा, एक तरफ प्लस दूसरी तरफ माइनस बना होगा। तो जिस तरफ नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी वहां ज्यादा रही होगी, वो H+ एसिड के H+ को अट्रैक्ट कर लिए होंगे, जिससे कोई ना कोई कार्बोकेटायन बन गया होगा,
और इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए बेंजीन के रिंग के पास जाना होगा और वहाँ S+ अपना चुपचाप निकल रहा होगा, उसकी जगह ये जुड़ गए होंगे, तो ये बन गई होगी बालक ना। वैसे ही यहाँ पर देखे ध्यान से, ये प्रोपीन है, प्रोपीन को भी वैसे इसी अंदाज में किए होंगे, तो ये केटायन बना है जो कि 2 डिग्री दिख रहा होगा, इसको 3 डिग्री बनने का मौका नहीं मिला, इस वजह से रीअरेंज नहीं हुआ है, आगे जाकर ये जुड़ गया है जिससे कि ये बनी है और इसका नाम क्यूमिन रखा गया है, या आइसोप्रोपाइल बेंजीन या फिर 2-फिनाइल प्रोपेन बोल रहे हैं। तो ये हो गई। इसके बाद देखें, ये आइसोब्यूटीन या 2-मिथाइल ब्यूटीन की भी रिएक्शन बिल्कुल उसी अंदाज में चली है। इसके अलावा आप बोल सकते हो बालक, ये लिया गया था, इसका क्या नाम है, 1-क्लोरोप्रोपेन है। ये 1-क्लोरोप्रोपेन में भी उसी अंदाज में रिएक्शन हुई है। हालांकि 1-क्लोरोप्रोपेन में 1 डिग्री केटायन बनेगा, लेकिन वो रीअरेंज होकर 2 डिग्री में बदल जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 1 डिग्री से ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होती है, 2 की, और 2 डिग्री से ज़्यादा 3 की, 3 से ज़्यादा रेजोनेंस। तो अगर ये भी बात है कि अगर वो कार्बोकेटायन को मौका मिलेगा तो 1 डिग्री से 2 डिग्री में, और 2 से 3, 3 से 4, और रेजोनेंस करने को सब कुछ करेगा बालक, हम लोग रोक नहीं पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर देखो 1 डिग्री और 2 डिग्री दोनों, हालांकि 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है इसलिए मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, और 1 डिग्री वाला ये लेस या माइनर प्रोडक्ट रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये एनिसॉल बोलते हैं, या इसको मिथॉक्सीबेंजीन भी कह सकते हैं बालक। ये मिथाइल के साथ में ऑक्सीजन लगी है तो आप बोल सकते हो ये मिथॉक्सी, आगे ये बेंजीन है। ठीक है, मिथॉक्सीबेंजीन या एनिसॉल। इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, सक्सिनिक एसिड की एनहाइड्राइड ली गई है, या सक्सिनिक एनहाइड्राइड भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर एनहाइड्राइड CL3 देखें, एक तरफ बॉन्ड पोलराइजेशन, ये केटायन बना और इधर ये नेगेटिव चार्ज, तो ये बेंजीन के रिंग के पास में कहीं ना कहीं जाकर जुड़ने की कोशिश कर रहा होगा। इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये जानते हैं ना आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, तो आर्थो पोजीशन पर और पैरा दोनों जगह इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी को अच्छे से बढ़ाते हैं। लेकिन खास बात है ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो अपने आप में बल्कि लग रहा होगा, बहुत बड़ा लग रहा होगा, इसलिए आर्थो पोजीशन पर जोड़ेंगे तो ये मिथाइल और साथ ही साथ ऑक्सीजन के लोन पेयर और इन ग्रुपों में हो जाएगा रिपल्सन, जिससे कि बनने वाला प्रोडक्ट स्टेबल नहीं हो पाएगा। इसलिए ये जो इलेक्ट्रोफाइल वाला सेंटर है यानी कार्बन के ऊपर, ये किस जगह पर जाकर जुड़ेगा, पैरा पर। तो इसलिए हम लोग यहाँ पैरा पर जोड़े हैं और उसको पूरे खोल दिए हैं बालक। जैसे यहाँ से जुड़ा होगा तो यहाँ से H+ निकला होगा, ये OH जो यहाँ नेगेटिव बन रही होगी उसके साथ में ये जुड़ चुका होगा। फिर बोले कि एसिड के साथ डालिए, एसिड डाली गई है। एसिड का काम है यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट, H2SO4 और ये फास्फोरिक एसिड, ये दोनों के दोनों डिहाइड्रेटिंग एजेंट है बालक। डिहाइड्रेटिंग का मतलब पानी निकलेगी। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, ये OH एसिड से आती है बालक ना, जबकि H+ से आनी चाहिए। कहाँ से आ रही है, एसिड से। तो ये OH हो गई एसिड वाली, और सामने से बेंजीन के रिंग वाली H निकल गई है, जिससे कि ये पानी बन गई होगी, और ये केटायन यहाँ पर जाकर जुड़ रहा होगा ना। आप देखो एक बात बता दें, और ये डायरेक्ट नहीं डिहाइड्रेटिंग एजेंट बना है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि ये एसिड है और एसिड को बेस पसंद है। तो ये यहाँ पर पहले ये ना, जैसे थोड़ा सा हम चाहते हैं कि इसको समझाएं, रुक जाओ देखते हैं, पहले इसको थोड़ा खाली कर देते हैं हम ना। देखो ध्यान से क्या हुआ यहाँ पर ये जो है ना कार्बोक्सिलिक एसिड का ये O है, OH है, और ये इतने वाले डिजाइन को समझ पा रहे हैं, हम यहाँ की बात कर रहे हैं। एसिड का क्या है, H+ निकला होगा, उस H+ को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो यहाँ पर जाकर जुड़ गया होगा। अब फिर बाद में देखो ध्यान से, फिर ये वाला चार्ज यहाँ पर ना होकर इस ऑक्सीजन के पास आ जाएगा। और आपको पता है ना ऑक्सीजन वैसे भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज आना इस बात की गवाही है कि वो और भी ज़्यादा नेगेटिव हो गया है, उस चक्कर में ये वाला बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा। टूटेगा तो ये पूरी तरह से जल निकल गई होगी, और यहाँ पर भी एक नया इलेक्ट्रोफाइल बन गया होगा। यहाँ पर एक नया इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, और ये देखो बेंजीन की रिंग पर जाकर अटैक करेगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रोफाइल को निकाल देगा। निकलने के बाद ये पूरी कहानी हो गई होगी, यहाँ जाकर जुड़ जाएगा। फिर इसके बाद जिंक लगाए हो और ये सब कुछ लगाए हो तो ये रिडक्शन हो जाएगा, क्लेमेंसर रिडक्शन ये बन गई होगी। और सेलेनियम और सल्फर की प्रेजेंस में 600 डिग्री सेल्सियस पर ये हो जाएगा एरोमेटाइजेशन, एरोमेटिक बन गई होगी। और देखो ये एरोमेटिक है और साथ ही साथ OMG है, तो हम बोल सकते हैं कि ये नेप्थलीन है। और साथ ही साथ ये यहाँ से काउंट कर रहे हैं अल्फा, और ये बीटा, बीटा पर क्या लगाई गई है, मिथॉक्सी है, बीटा मिथॉक्सी नेप्थलीन बन गई होगी। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। आगे बोला गया इंट्रामॉलिक्यूलर फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, तो दोनों पार्ट एराइल और एल्काइल वाला दोनों सेम मॉलिक्यूल्स में होते हैं, और इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ही रिएक्शन होती है तो हो जाती है। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिखाए गए हैं, 1 2 3 4, तो 4 मेंबर की रिंग बनी होगी। यहाँ पर गिन लें 1 2 3 4, यहाँ से जोड़ोगे तो 5 मेंबर की रिंग बनी होगी, 1 2 3 4 5, तो ये बन गई, इसमें रिंग स्ट्रक्चर बन जाते हैं।
ना, इंट्रा मतलब उसी मॉलिक्यूल के अंदर के दोनों चीजें होती हैं, तो इसमें भी वही चीज होगी। हम चाहते हैं कि 6 मेंबर की रिंग बना ले, तो देखो बता रहे हैं, अगर इसको हम ऐसे लेते हैं बालक लोग, कैसे लेते हैं, ऐसे लेते हैं। देखें जैसे मान लो कि ये है आपकी बेंजीन की रिंग, ठीक, अब इसको गौर से देखें, गौर से देखें। अगर मान लो कि यहाँ पर हम एनहाइड्रस AlCl3 लिए, क्या लिए हैं, एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस AlCl3 क्या है, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन्स एयर, और इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए क्लोरीन बिल्कुल तैयार है। यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, अब पॉजिटिव चार्ज आया, एक तरह से ये इलेक्ट्रोफाइल बनकर तैयार हुआ है, और बेंजीन की रिंग के पास में कहीं जाने की कोशिश कर रहा होगा। देखो ध्यान से, ये वाले कार्बन, ये वाले कार्बन, ये 1 2 3 4 कार्बन है, तो इन चारों कार्बन को थोड़ा तमीज से जब बनाओगे, देखो क्या पाओगे, ये देखो 1 कार्बन हो गई, 2 कार्बन हो गई, 3 हो गई, और ये 4 हो गई। चौथे वाले कार्बन पर ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये जाकर इस रिंग के साथ में जुड़ा होगा, यहाँ पर 6 मेंबर की रिंग, और इसी पर मिथाइल है, तो यहाँ पर एमी आ जाएगी ना, तो ये बनकर तैयार हो गया है। तो आप देखना कुल मिला जुला कर अगर इंट्रा मॉलिक्यूलर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होगी, उस केस में आप साइक्लिक स्ट्रक्चर पाओगे, जरूर पाओगे बालक, क्योंकि दोनों चीजें जब एक ही में होगी तो वो साइक्लाइजेशन हो जाएगा ना। तो इसके जज्बात देखें, यहाँ पर एक क्वेश्चन और दिया गया था जिसमें ये एरोमेटिक रिंग है, और रिंग के जस्ट 8वां पोजीशन पर COH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, और बगल में CH2PH यानी बेंजीन का डब्बा है। SOCl2 वाला आप जानते होंगे डार्जन टाइप की रिएक्शंस होती हैं, उसमें बॉन्ड जो ऑक्सीजन वाली होती है उसको आजू बाजू से तोड़कर Cl देकर खुश कर देते हैं, यहाँ जिसके भी साथ में हो, और बीच में SO लग जाती है, तो SO2 बनती है, और साथ ही साथ HCl बनती है। हालांकि ये दोनों के दोनों गैसियस फॉर्म में बनते हैं, और जो कि जिस डब्बे में कर रहे होंगे कायदे से उड़ जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए ये जो डार्जन्स मेथड होती है बेहतरीन होती है, क्योंकि इसके दौरान जो भी साइड प्रोडक्ट बनते हैं वो स्केप कर जाते हैं, स्केपेबल होते हैं, और साथ ही साथ क्या बोलते हैं उसको, हाँ स्केप कर जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप जो चाहते हो एल्काइल हैलाइड चाहते हो वही बनती है, और प्योर बनती है। तो यही सब है अभी के लिए, बस इतना ही।